नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते बहुत सारी घटनाएं हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत बढ़िया पैनल भी है, उनके बारे में मैं आप लोगों का परिचय करवा दूं। अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं ज़किया सोमन। ज़किया मानवाधिकार मामलों पर काम करती हैं, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर काम करती हैं, अधिवक्ता हैं और अलग अलग मौक़ों पर आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे पर ज़किया का रोल हमारे सबके सामने था। बिल्किस बानो का जो मामला हुआ है या गुजरात के दंगों के बाद जो स्थितियां बनी, जो कानूनी लंबी लड़ाई चली, उसमें ज़किया की जो भूमिका रही, उन सब बातों पर बातचीत के लिए हमारे साथ है ज़किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। शुक्रिया अतुल, आदाब और नमस्ते सभी मेंबर्स को। इसके अलावा हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे दो साथी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ हृदय जोशी हैं। स्वागत है हृदय आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, सबका और स्वागत। साथ में हमारे शार्दुल कात्यायन भी है। शार्दुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हेलो। तो हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले एक दो जानकारियां हैं हमारे श्रोताओं के लिए, वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। एक तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं, उनके लिए ये जानकारी है, हम हर बार देते हैं फिर भी कह रहे हैं, आप अपने पत्र, सुझाव, लेटर्स कुछ भी जो हो आप हमें भेज सकते हैं। हम इनको शामिल भी करते हैं चर्चा में। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप मेल के जरिए भेजना चाहें तो सिंपल है, podcasts@newslaundry.com, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ www.newslaundry.com/podcast-letters। इस पर भी आप अपने सुझाव, अपने पत्र हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा मर्चेंडाइज सेक्शन में न्यूज़ लॉन्ड्री के इस समय स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन को लेकर बहुत सारे गिफ्ट्स और नए हैम्पर्स अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं, अपने गिफ्ट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये एक जानकारी। और एक और जानकारी, हमारा ऐप जो है न्यूज़ लॉन्ड्री का, अब वो जारी हो गया है, चालू हो गया है। बहुत सारे उसमें बदलाव छोटे छोटे हो रहे हैं लगातार। उसको अभी हम विकसित करने की प्रक्रिया में हैं, तो वो काम भी चल रहा है। आप सब लोग, जो लोग भी न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर रहे हैं या न्यूज़ लॉन्ड्री के ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से नए सिरे से उसको देखें, सुनें, और अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव उसमें और देना है, बदलाव करने की ज़रूरत है, तो वो भी बताएं। जो इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं, मैं चाहूँगा शार्दुल एक बार उन सुर्खियों के बारे में सरसरी तौर पर जो हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं। क्या इस हफ्ते बड़ी घटनाएं हुई जिन पर हम बातचीत करने वाले हैं आज? जी अतुल, एक का तो जिक्र आपने कर ही दिया। 11 लोग जिन्हें बिल्किस बानो के 2002 में बलात्कार के लिए उम्र कैद की सज़ा हुई थी जी, उन्हें गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया। आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे भी। इसके अलावा सलमान रश्दी पर हमला हुआ। जाने माने लेखक सलमान रश्दी न्यूयॉर्क में, अमेरिका में कैसे असाइलम मिलता है, ये विडम्बना की बात है, उस पर ही भाषण देने गए थे और एक हादी मतार नाम के 24 साल के आदमी ने उन पर हमला कर दिया और उनको काफ़ी चोटें आई, मतलब उनको काफ़ी बार चाकू का प्रहार किया गया और गर्दन पर और बाकी जगह पर भी। उनकी आंख जाने का डर अभी भी बना हुआ है, हालांकि वो वेंटिलेटर से हट गए हैं। और ये हमला हुआ था उनकी दशकों पुरानी किताब सैटानिक वर्सेस को लेकर जो फतवा जारी किया था जी, अयातोल्ला खुमैनी ने किया था। चीन के जो आध्यात्मिक गुरु, ईरान के जो आध्यात्मिक गुरु, ईरान के रेवोल्यूशन के बाद। समय रहा तो हम उस पर भी बात करेंगे। इस हफ्ते हमारा 75वीं वर्षगांठ भी थी स्वतंत्रता की, तो उसे पूरे जोर शोर से मनाया गया। सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो इस उपलक्ष्य पे भाषण दिया, उसमें उन्होंने खास तौर से महिलाओं के प्रति जो मिसोजिनिस्टिक, जो पुरुषवादी सोच है, उसको दूर करने की बात कही, उसके बीड़ा उठाने की बात की। और उन्होंने नागरिकों से भी ये कहा कि वो इस चीज़ की शपथ लें कि वो इस तरह की सोच को समाज से निकालने की बात करेंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है, हालांकि कहना आसान है। इसके अलावा एक
बड़ी दर्दनाक घटना उससे एक दिन पहले ही मेरे ख्याल से हुई थी। जो आपने ये घटना प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र किया शार्दुल, ये अपने आप में बड़े एक विडंबना की तरफ भी इशारा है जी कि जिस दिन प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं ठीक उसी दिन बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों की सज़ा को माफ़ करके उनको रिहा किया गया। वो 15 अगस्त का दिन था। दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट समझने की है जी। और उसे सरकार ने रिहा किया, न्यायालय नहीं। तो खैर वो सब बात तो हम करेंगे ही। एक और घटना राजस्थान के जालौर के सायला गांव में हुई, जहां इंद्र कुमार नाम के बच्चे के 3री कक्षा में वो पढ़ता था। उसने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, उसे प्यास लगी और उसने अपने कथित रूप से सवर्ण अध्यापक की मटकी से पानी पिया, तो उस अध्यापक ने उसे इतना मारा। ये हुआ था 20 जुलाई को, लेकिन ये घटना स्वतंत्रता दिवस से 1-2 दिन पहले सामने आई और अंततः वो बच्चा मारा गया। आज इंडियन एक्सप्रेस में इससे जुड़ी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है कि कैसे वो इस बीच 20 जुलाई से लेकर और बच्चे की मौत के दिन तक 1300 किलोमीटर की यात्रा परिवार भाग भाग कर रहा। 8 अस्पताल बदले उन्होंने किसी तरह से बच्चे को बचाया जा सके, लेकिन इस बीच में कुछ भी काम नहीं आया और फिर अंततः बच्चे की मौत हो गई। अतुल, वहाँ पे एक दलित विषयों पर काम करते हैं, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, तो उन्होंने वो शेयर करते रहते हैं। मैंने तभी देखा था, वो बहुत बुरा हाल है और उन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है कि गलती नहीं की थी या मटकी रखी थी। तरह तरह के मजाक भी उड़ाए जा रहे हैं। पुलिस ने उन्हें शायद पीटा भी, ये स्टेटमेंट भी आया था। तो ये एक बहुत दर्दनाक घटना हुई। बच्चा मेघवाल समाज से आता था। भाजपा में भी उथल पुथल हुई। स्वतंत्रता दिवस के बाद उन्होंने अपने संसदीय बोर्ड और संसदीय समिति का पुनर्गठन किया। इसमें से नितिन गडकरी बाहर हो गए, जो एक बड़ा नाम थे। बाकी उसमें BS येदियुरप्पा और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, पंजाब के लीडर इकबाल सिंह लालपुरा और कई लोग आए। तो ये भी एक बड़ी राजनीतिक उठापटक है, क्योंकि भाजपा का संसदीय बोर्ड ही उसके सारे निर्णय लेता है जी। एक अजीब सी घटना हुई जो मुझे पढ़ते हुए भी हंसी आ गई कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या शरणार्थी जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें दिल्ली के बकरवाल इलाके में घर देने का सुबह सुबह घोषणा की। उन्होंने बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट किया और कहा कि भारत की जैसी संस्कृति रही है, हम हमेशा सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हीं के पाले में हड़कंप मच गया और सबसे पहले विरोध विश्व हिंदू परिषद ने प्रकट किया। उसके अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने भी काफ़ी सख्त टिप्पणी की और शाम तक गृह मंत्रालय ने इस फैसले से अपनी मंजूरी हटा ली। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि देखिए, भाजपा तो रोहिंग्याओं को बसा रही है, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। जी। भाजपा से जुड़ी एक और खबर, उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन पर बलात्कार के एक मामले में दिल्ली के हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इस शिकायत को काफ़ी समय हो गया है, ये 2018 की है, लेकिन उन्होंने FIR ना दर्ज की जाए इसके लिए वो लगातार अपील भी कर रहे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि हमारा मामला जल्दी सुना जाए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। तो उम्मीद है अब जो महिला इस शिकायत पर FIR दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं, उनकी FIR दर्ज होगी। एक आखिरी खबर, कश्मीर में दोबारा से कश्मीरी पंडितों पर हमला हुआ। 2 भाई सुनील कुमार और पिंटू कुमार पर यह हमला हुआ और उनमें से सुनील कुमार मारे गए। और कश्मीरी पंडित एक संस्था है, उसने ये भी कहा कि आप कश्मीरी पंडित मतलब कश्मीर छोड़कर चले जाएं, ये ठीक नहीं है। तो काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच वहाँ आतंकवादी एक मुठभेड़ भी हुई और उसी से जुड़ी एक खबर मैं जोड़ देता हूँ कि डिलिमिटेशन, जिसकी हमने 1.5 महीने पहले बात की थी, वो लागू हो गया। तो कश्मीर की जितने राजनीतिक दल हैं वो उस बात पर बड़े बिफरे हुए हैं कि 25 लाख नए मतदाता जुड़ गए हैं। ठीक बात, धन्यवाद शार्दुल। इसमें 2 और सूचनाएं हैं जो कि मैं जोड़ना चाहता हूं। एक तो खबर है जो पिछले हफ्ते सरकार की जो फ्रीबीज और सब्सिडीज़ को लेकर नरेंद्र मोदी का बयान आया था प्रधानमंत्री का, और उसके बाद एक बहस शुरू हुई थी। उस बहस का एक बड़ा दिलचस्प हिस्सा है जिस पर हम अगर समय मिला तो बात करेंगे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया था, और वो एक तरह से जो एग्जीक्यूटिव के रोल में जुडिशरी का हस्तक्षेप है उसकी तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि ये विशुद्ध
लेजिस्लेचर का डोमेन है कि उसको मिले मैंडेट पर वो किस तरह से इकोनॉमी के फैसले लेती है, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि बातचीत हो पाए। और एक उससे जुड़ा तमिलनाडु के जो वित्त मंत्री हैं उनका एक बयान बहुत पॉपुलराइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत ही आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बात को रखा है कि अगर कोई ये बात कह रहा है तो उसकी बात को किस संदर्भ में और उस जो कह रहा है उसको उसकी योग्यता होनी चाहिए या उस पर उसकी समझदारी कितनी है, ये सारे सवाल उठाए हैं। तो हम कोशिश करेंगे बात। और दूसरी एकदम ताज़ा खबर है, जब हम ये पॉडकास्ट आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तभी खबर आई है दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके घर पर सीबीआई की रेड चल रही है। ये सीबीआई की जांच का मसला जो था, आप लोगों को अगर याद हो तो कुछ हफ्ते पहले जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने इस जांच का आदेश दिया था। जो दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति थी, जो शराब की नीति थी, उसमें घालमेल का आरोप है कथित तौर पर। उसमें उसके ज़रिए कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया, कुछ ऐसे काम किए गए जो कि संदेह के दायरे में आते हैं। तो ये एक कार्रवाई चल रही है, इससे जुड़े डिटेल्स अभी नहीं सामने आए हैं। तो हम देखेंगे कि सीबीआई की इस रेड के बाद क्या बयान जारी होता है और क्या जानकारियाँ सामने आती हैं। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमारे साथ ज़किया भी जुड़ी हैं अहमदाबाद से, और हम थोड़ा विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे कि बिल्किस बानो का जो मामला है। तो अपने श्रोताओं को एक संदर्भ देने के लिए मैं थोड़ी सी जानकारियां बेसिक दे देता हूं। 2002 में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे गोधरा ट्रेन बर्निंग के बाद, तब उस समय बिल्किस के परिवार में कुल 13 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें उनकी 13 महीने की एक बेटी भी थी शामिल। और इसके अलावा बिल्किस के साथ गैंगरेप हुआ। उस समय बिल्किस 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, 5 महीने की गर्भावस्था में थी। उस अवस्था में उनके साथ ये सारी अमानवीय चीज़ें हुई थी। और फिर उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, जिसमें तमाम लोगों ने बिल्किस का साथ दिया और 11 आरोपियों को ताउम्र कैद की सज़ा हुई थी। अब जो पिछला 15 अगस्त बीता है, उस दिन इन आरोपियों को क्षमा दे दी गई है। और क्षमादान देते हुए गुजरात सरकार की नीति है एक, जिसके तहत क्षमादान नीति के तहत इनको रिहा किया गया है। और कई सारे सवाल हैं। ज़किया, अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाएं कि सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि एक जो हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही जा रही है कि जिस कमेटी ने, जिस पैनल ने ये फैसला किया, उस पैनल का जो कैरेक्टर है, जो स्वरूप है, वो बहुत संदिग्ध है। वो एक तरह से बहुत डायसी है कि जो लोग थे वो लोगों से किसी तरह के निष्पक्ष, तटस्थ, ऑब्जेक्टिव फैसले की उम्मीद नहीं की जाती। ऐसे लोगों को पैनल में बिठाया गया और फिर उन्होंने इस तरह का निर्णय दिया जिसके तहत इन 11 लोगों को छोड़ा गया। अतुल, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो पैनल को लेके जो डिस्कशन जो चल रहा है मीडिया में जी, ये भी एक तरह से कोशिश है जो असल मुद्दा है उससे ध्यान दूर करने की। अच्छा, यहाँ पैनल बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन फंडामेंटल मुद्दा पैनल नहीं है। एक तरह से देखें तो फंडामेंटल मुद्दा जो ये है वो तो ये है कि देश भर में हजारों लाखों कैदी सजा काट रहे हैं, और उनमें से जो भी कैदी जो जिन्हें लाइफ टर्म होता है, जो जन्म टीप की सजा काटते हैं, वो अप्लाई करते रहते हैं। और एक लीगल रूप से एक पॉलिसी भी है रेमिशन की, जी। जिसके तहत वो कैदी अप्लाई करते रहते हैं। खुद गुजरात में हजारों इस तरह के कैदी हैं। तो क्या उनमें से किसी भी कैदी को आपने रिहा कर दिया? क्योंकि जब कैदी तो अप्लाई करेगा, लेकिन सरकार को ये देखना है कि भाई उसका जो क्राइम था वो कितना घिनौना था जी। और यहाँ बिल्किस बानो के केस की बात आती है कि क्या जो बिल्किस बानो के और उसके परिवार के साथ जो हुआ, उससे भी घिनौनी हरकत कोई और हो सकती है क्या? ठीक है। तो यहाँ जो सवाल है, सवाल नैतिकता का सवाल है, सवाल मानवीय मूल्यों का है, और सवाल संवैधानिक मूल्यों का जिस तरह से हनन किया जा रहा है, वो भी सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, वो सबसे बड़ा सवाल है अतुल। तो अब जिस परिवार को इन 11 लोगों ने, 11 के अलावा भी लोग थे, कुछ 30 से 40 लोग थे जिन्होंने इस परिवार के ऊपर हमला किया। बिल्किस और उसका परिवार घर छोड़ के भागे जब उनके ऊपर एक पूरा हमला आया।
और ये सारी चीजें हो रही हैं कर्फ्यू के माहौल में हो रही हैं अतुल। ये भी सोचने वाली बात है कि जब कर्फ्यू लगी हुई है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी जब ये हमला हुआ उनके ऊपर? तो जब हमला उनकी जान पे आन पड़ी तो वो जान बचा के भागे। आनंद फानंद में रात हो गई तब वो किसी खेत में छुपे, और जब वो खेत में छिपे थे रात में, तब 30-40 लोगों ने इनको देख लिया और इनके ऊपर हथियारबंद 30-40 लोगों ने इनके ऊपर हमला किया। और उस हमले में बिल्किस के परिवार के 13 लोग मारे गए, और उसमें उनकी 3 साल की बेटी शामिल थी जिनको गोद में लेके बिल्किस भागी थी। हाँ। आप सोचिए, 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत है, वो अपनी जान बचा के भाग रही है, उसके परिवार के सब लोग भाग रहे हैं, वो अपनी बेटी को लेके भाग रही है और उसके ऊपर हमला होता है और उसका गैंग रेप होता है। और बिल्किस का ही नहीं, बिल्किस की माँ का और बिल्किस के परिवार की जो और 2 औरतें थी उनका भी गैंग रेप हुआ। वो सभी को जान से मार दिया गया गैंग रेप करने के बाद। बिल्किस को भी गैंग रेप करने के बाद वो इतनी खराब हालत में आ गई, बेहोश हो गई। हमलावरों ने सोचा कि वो मर गई है। हाँ। वो मरा हुआ समझ के उसको छोड़ दिया, और ऑफ कोर्स दूसरे परिवार के लोगों, उसके परिवार के दूसरे लोगों की भी इसमें जान गई। वो रात भर वो बेहोश रही। जब उसको होश आया तब उसकी समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ऐसी हालत में बिल्किस उठ कर जाती है गांव के कुछ जो आदिवासी गांव है वहां पे आसपास, तो आदिवासी जो गांव के लोग हैं वो उसकी कुछ मदद करते हैं। उसमें से कुछ बंदे उसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं अतुल। और पुलिस पूरी तरह से कोशिश करती है मामले को दबाने की। ये घटना है 2002 की, मार्च 1, 2002 की, अगर मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और आप देखिए कि जो आरोपी हैं, जो गुनाहगार हैं, उनका अरेस्ट फाइनली होता है 2004 में। यानी ऑलमोस्ट 2 साल तक पुलिस की तरफ से मामले को दबाया जाता है जी। तो अब ऐसे इतने घिनौने कांड में आपको क्या इतनी जल्दी पड़ी थी? आपने 11 के 11 को बरी कर दिया। भाई हो सकता है जो आपने वजह दी है कि भाई आपने वजह यह दी कि कितना समय उन्होंने जेल में बिताया, तो सभी ने 14 साल के ऊपर समय बिता दिया था 11 ने। उनकी एज आपने देखी, उनका व्यवहार आपने देखा, और आप कह रहे हैं कि उनका जो क्राइम था, उनका जो गुनाह था, वो उसका कितना घिनौना था, वो सब देखते हुए आपने ये तय किया। ये तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा काम किया है। और क्या 11 के 11 को आपने एक अक्रॉस द बोर्ड एक ब्लैंकेट आपने उनको रिहाई कर दिया, और आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि जो पीड़िता है और पीड़िता का जो परिवार है, और वो पीड़िता के जैसे बहुत सारे पीड़ित गुजरात में हैं, तो वो सबके ऊपर क्या गुजरेगी, और उनकी जो उम्मीद है, जो इंसाफ की उम्मीद है, और जो हमारा संविधान का जो स्पिरिट है, या हमारे देश में जो कानून बने हुए उनका जो स्पिरिट है। और उसी दिन प्रधानमंत्री 15 अगस्त का भाषण दे रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी आजादी को 75 साल हो चले हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें नारी शक्ति को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए, हमें औरतों को और समाज में क्रिटिकल रोल देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ये सब भाषण दे रहे हैं, और उसी दिन गुजरात सरकार 11 रेपिस्ट को रिहा कर रही है। तो ये तो बिल्कुल ही इट इज नॉट जस्ट शॉकिंग, आई मीन ये बहुत शर्मनाक आपकी बात समझे में। ये हृदय के कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर हम और भी आगे देखिए, जो बात ज़किया ने कही, और मैं कोई कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पे देख सकता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ समाज में क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ है जस्टिस, वो फ़लसफ़ा। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, और उस दिन उनको रिहा किया जाता है। नंबर 1 पहली डिस्टर्बिंग चीज़ ये है, यानी ये एक्सीडेंटली हो सकता है, मानना कठिन है, लेकिन प्रतीक के तौर पर ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इससे पहले भी देखे हैं दंगे। ये टोटली दंगे नहीं होते, जैसा हमने पढ़ा भी है पॉलिटिकल साइंस पे, दंगे करवाए जाते हैं, दंगों को संरक्षण दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर पुलिस और अगर प्रशासन ठीक से काम करे, तो अभी हमने देखा कि उदयपुर में भी एक बहुत घिनौनी घटना हुई, लेकिन क्योंकि पुलिस ने काम किया तो वो बात बिगड़ी ज़्यादा नहीं, स्थिति काबू में रही। तीसरी बात यह है, ये मामला सिर्फ एक रेप का नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है किसी के लिए भी समाज में। ये प्यूनिटिव रेप का मामला है।
यानी महिलाओं को सज़ा देने, अगर मैंने कोई गलती की है तो सज़ा देने के लिए मेरे परिवार की किसी स्त्री के साथ जो है सजा, ये बहुत पुरानी और बहुत ही पुरुषवादी मानसिकता है। मतलब ये कास्ट में, पॉलिटिक्स में के बदले में इस्तेमाल एग्जैक्टली ये हमने कश्मीर में भी देखा। जब वहाँ से पंडितों का एक्सोडस हो रहा था तो उस वक्त भी इस तरह के नारे लगाए जाते थे, कश्मीरी पंडितों को निकालेंगे लेकिन उनकी महिलाओं को अपने पास रखेंगे। ये बात 1984 के दंगों में, जब एक छोटे मतलब बच्चे के रूप में मेरी यादें हैं उसमें, और पुलिस के संरक्षण में हुए थे। वो कोई दंगे नहीं थे, वो भी एक तरह से जो सरकार की सरपरस्ती में करवाई गई एक तरह से नरसंहार ही था। तो इस मामले को देखते हुए हमें ये बात को यहाँ पर कहना होगा कि अगर हम एक ऐसा इंडिया चाहते हैं जो मजबूत है, तो फिर इसमें सिर्फ कानून की नज़र से हम देखें, क्योंकि जुडिशरी से भी कई बार बहुत निराशा होती है, तो उसकी नज़र से देखना बहुत ज़रूरी नहीं है। एक सिटीज़न के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर लोगों को इस पर बोलना होगा। ठीक है। इसमें एक चीज़ ज़किया ने उसका जिक्र किया, मुझे उस पर थोड़ा और मैं विस्तार से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका एक बड़ा जो फलक है उसको समझना ज़रूरी है कि जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं और इस तरह के मौके, एक तो जो राजनीतिक जीवन में जो लोग हैं, सार्वजनिक जीवन में, उनकी बातों से लोगों के अंदर एक तरह का सिनिसिज्म आ चुका है, या उनकी बातों को लेकर एक तरह का उनके अंदर एक अविश्वास का बहुत गहरा भाव रहता है कि नेता कह रहा है तो भाषण देने के लिए कह रहा होगा, या ऐसे ही जुमलेबाजी चल रही होगी कोई। कम से कम प्रधानमंत्री का जो पद है वो इससे ऊपर माना जाता है, और ये समझा जाता है कि प्रधानमंत्री को कम से कम इस सोच से, इस अविश्वास के भाव से जो आम नेताओं को लेकर जनमानस में रहता है कि भाई इससे ऊपर होगा। प्रधानमंत्री उसी दिन ये बात कह रहे हैं महिलाओं के ऊपर, और उन्होंने एक बड़ा हिस्सा अपने भाषण का डेडिकेट किया महिलाओं के सशक्तिकरण का, उनके सार्वजनिक जीवन में, दैनिक जीवन में उनके भूमिका बढ़ाने का, उनको सशक्त करने का और उनको सम्मान देने का। सम्मान की तरफ उनका ज़्यादा जोर था कि महिलाओं के काम को, महिलाओं की भूमिका को सम्मान की नज़र से नहीं देखा या उनको सम्मान नहीं दिया जाता। ठीक उसी दिन उनके राज्य में, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी, ये जो सारे वाकये हुए हैं बिल्किस बानो के साथ या गुजरात में, इसके तार कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के दामन से जुड़े हुए हैं कि उनके मुख्यमंत्री काल में वहाँ पर इतना हिंसक या निशंस एक मैसेकर हुआ या इस तरह की त्रासदी से एक महिला को गुजरना पड़ा। उस महिला के आरोपियों को, बलात्कारियों को, अगर आप उसी दिन जब आप ये एक तरफ बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी रिहाई हो रही है, तो इस पूरे बयान का खोखलापन और इस पूरे उसमें जो इसका जो जिसको कहते हैं ना हिपोक्रेसी, एक पाखंड है पूरे उसका, इसको मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। शार्दुल, हृदेश, आप दोनों से, और फिर आखिरी कमेंट ज़किया से लेंगे। हम बातचीत को आगे बढ़ाएं। देखिए, पॉडकास्ट मीडियम पे हम चीज़ों को लंबे रूप से डिस्कस कर सकते हैं, तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ये प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं। लेकिन थोड़ा सा इसकी तस्वीर अगर हम खींचें कि ये महिला उस समय 19 साल की थी, इनकी 3 साल की बेटी थी, 5 महीने से वो गर्भ से थी, उनके घर के और लोग उस ट्रक में थे, करीब 15 के आसपास उस ट्रक में ये लोग भाग रहे थे। राधिकपुर की बात है, अहमदाबाद से मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। 20-25 लोग हमला करते हैं और ट्रक में सवार 17 जो थे उनमें से 8 वहीं मरे पड़े मिले, 6 लापता हैं आज भी। बलात्कार के बारे में बहुत सारी जब लोग बात करते हैं, और मैं एक पुरुष हूं तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझे समझ है, ये बजाय एक सेक्सुअल क्राइम के ये पावर वाला क्राइम होता है। आप अपनी अकाट ताकत दिखाते हैं सामने वाले के, हम देखो तुम्हारे साथ ये सब कर सकते हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बलात्कार और बहुत पुराना टूल है आपसे बदला लेने का महिलाओं के साथ। ये मिडिवल टूल है, किसी दूसरे के, उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य की। अब इसमें प्रधानमंत्री कहाँ आते हैं? जो आपने बात कही अतुल, उससे बहुत से लोग कहेंगे देखिए प्रधानमंत्री को फिर लपेट रहे। प्रधानमंत्री का चेहरा जुड़ा हुआ है इससे, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से उसमें ना भी हों। वो कानूनन बरी भी हो गए थे उन दंगों में, उनके ऊपर आरोप लगे थे, वो बिल्कुल निश्चल रूप से बरी हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तब ये हुआ, और जब उन्होंने दिया भाषण इसी 15 अगस्त को, तो गुजरात सरकार ने, गुजरात में राजनीतिक तूती किसकी बोलती है? प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री अमित शाह जी की। वो लोग वहीं से आते हैं। गुजरात सरकार ने निर्णय लिया
तो इस चीज का मतलब प्रधानमंत्री से इसे अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। जो आपने दूसरी बात कही महिलाओं को सम्मान देने की, उन्होंने एक बात और कही थी अपने भाषण में कि हमारे समाज में जो बहुत गहरी बैठी हुई ये जो महिलाओं के प्रति, और ये सिर्फ हमारे समाज में नहीं है, ये मिडिवल समाज का पुराने ज़माने से चली आ रही है, क्योंकि शारीरिक शक्ति ज़्यादा होती थी तो इसलिए पुरुष दबा लेते थे, इसे हमें उखाड़ फेंकना है। तो इन दो बातों में जो आपने विडंबना की बात की, उसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको और कैसे कहा जाए, कि हम इस चीज़ को और कैसे एक्सप्लेन करें कि जिस दिन आप ये भाषण दे रहे हैं उसी दिन उन्हें बरी कर दिया गया। उस पैनल की कोई विश्वसनीयता नहीं है। आप कानून पे अभी हम बात करेंगे, कानून का भी पालन नहीं किया गया, क्योंकि जिस कानून की उन्होंने बात की जो 1992 में बना था, उसमें भी 2014 में संशोधन हो गया था कि उसमें भी बलात्कार और हत्या के आरोपी नहीं छोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाकायदा गाइडलाइंस उस पर दे रखी हैं। नहीं, सरकार की जो नीति है नई, जो रिमिशन पॉलिसी है वो भी अमेंड हो गई थी 2014 में। ये सरकारी एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है ना, ये 1992 में बनी थी, लेकिन 2014 में उसमें संशोधन हुआ। नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा इस पर कहा है कि वो जो 14 पुराना एक कॉन्सेप्ट था कि हत्या और इस तरह के मामलों में जो 14 साल के बाद आजीवन कारावास को रिवोक करने की एक पुरानी, ऐसा नहीं है। उनका मतलब उसने प्रॉपरली कैटेगोरिकली उसमें डिफाइन किया है कि आजीवन का मतलब आजीवन। हाँ, तो कोर्ट ने ये कहा है कि इस पे किसी कैदी का हक नहीं है, आप इसे हक नहीं मान सकते, आप उसके लिए अर्जी दे सकते हैं और केस दर केस उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, जब भी ये रेमिशन पे विचार होता है, और हम इसे अलग अलग तरीके से कहते हैं, जब कितनी बार हम लोग बात करते हैं कि भारत के 2/3 कैदी विचाराधीन है ना, अंडर ट्रायल हैं, तो कोई भी अभियुक्त जब रिहा होता है तो ये देखा जाता है कि उसके रिहा करने से समाज पे क्या असर पड़ेगा। ये लोग उसी गांव में जाएंगे, वहीं आसपास रहेंगे, और दृश्य देखिए कि मैं हैरान रह गया उस लड़के को देख के, वो उसने जिसे रिहा किया गया उसको मिठाई खिलाई, उसके पैर छुए। महिलाएं भी शामिल थी उनमें, महिलाएं भी पूजा आरती कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी संस्कृति है, ये कौन सी संस्कृति है, मैं नहीं समझ पाता। और हम जकिया से इस बारे में सुनेंगे। मैं सिर्फ छोटी सी बात कह के जकिया के पास जाएंगे हम। मैं इतना कह रहा हूँ कि ये जो बात अपने हिपोक्रेसी की कही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री उन लोगों को फॉलो करते हैं जो लोग महिलाओं के प्रति सबसे ज़्यादा अभद्र भाषा का, और उनको हमेशा उनका पहला काम गंदे गंदे उनके इनबॉक्स पे मैसेज भेजना और उन पर वो करना कि उनके साथ शारीरिक रूप से उनसे दुष्कर्म करेंगे। ये और वो लोग प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, उनमें से कुछ हैं जिनको प्रधानमंत्री ने भी फॉलो किया है, राइट। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको, जैसे अभी दिखाई दे रहा है हमें, उनका मतलब आप ये वर्स्ट थिंग, एक चीज़ हम नहीं कर सकते थे आखिर में कि कम से कम उसे इग्नोर करा जाए। हाँ। लेकिन उनको इस तरह से सामाजिक रूप से उनको माला पहनाना, हाँ। और ये एक तरह से दिखाना है कि देखो तुम चाहे कुछ भी करो, एक दिन हम बाहर आएंगे और हम ये हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और इस वक्त सबको ये बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक भयभीत जो बिल्कुल, हाँ शार्दुल आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत एक छोटी सी बात और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि ये ऐतिहासिक क्षण था, 15 अगस्त 2022 75, ये एक ऐतिहासिक क्षण था जी। हमेशा के लिए ये मतलब उनके अपने फायदे की नीति भी तो नहीं है। आखिर आपको किसी काम करने की प्रेरणा किसी फायदे से ही मिलती है। नहीं, हाँ इलेक्शन आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि इससे पोलराइजेशन में फायदा होगा गुजरात इलेक्शन। आप देखिए इतिहास में ये दर्ज हो गया कि प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रधानमंत्री ने, जिस दिन 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से महिलाओं को सम्मान देने की बात कही, उसी दिन 11 आरोपी, उसी दिन उनके प्रदेश में जहां से उनकी राजनीतिक भूमि है, वहां पर एक इतने मशहूर केस, मतलब राजनीति में ऑप्टिक्स भी तो कोई चीज है। ये तो और नहीं, मोदी तो ऑप्टिक्स के लिए मशहूर हैं। हाँ, बहुत प्रॉपर, बहुत स्मार्ट ऑप्टिक्स के लिए मशहूर हैं। जकिया, मेरा सवाल आपसे, और मैं उस पर हृदय आपके भी कमेंट इसके बाद चाहूंगा, कि ये क्या पॉलिटिकल एरोगेंस का मसला भी बनता है कि एक समय के बाद जब आप अपनी राजनीतिक सफलताओं से, अपनी राजनीतिक ताकत से इतने ज़्यादा मुतमईन हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा एक तरह से जो एरोगेंस आ जाता है आपके अंदर, कि आपको लगता है कि ठीक है, मैं ये बहुत, क्योंकि ये बहुत ब्लेटेंट है,
ये बहुत ही ऐसा मतलब बदसूरत तरीका है कि आप जिस समय कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सम्मान और ये सब करते हैं, पूरे देश का 1.25 अरब आबादी सुन रही है, उसी टाइम पे 11 बलात्कार के आरोपियों को उस केस में छोड़ा जाता है जो आपके राज्य से आपकी नाक के नीचे होने के आरोप हैं। तो ये इनके पॉलिटिकल एरोगेंस को दिखाता है, ये उस अहमन्यता को दिखाता है जहां पर कि एक समय के बाद ज्यादातर राजनेता इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं कि मैं तो हम ब्रह्मास्मि टाइप की, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं, या मेरी राजनीतिक जो सफलताएं हैं या जहां मैं इस समय मौजूद हूं मैं वहां पर कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए ये सारी चीजें सामने आती, इस तरह की चीज सामने आती है। ज़किया? नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक लंबे अरसे से सत्ता में रहे हैं तो इतने इंसुलेट हो गए हैं कि वो भूल गए हैं कि आम लोगों की जिंदगियों की क्या हालात है, और जो मानवीय जो संवेदनशीलता है ना कहीं वो उससे परे हो गए हैं, और वो अपने ही रचे बसे एक नैरेटिव में, फेक नैरेटिव में जी रहे हैं। और क्योंकि इतना जो अभी शार्दुल भी कह रहे थे कि इतना मतलब इसका जो ग्रूसमनेस है ना, कि एक तरफ हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75 साल हो रहे हैं हमारी आजादी को, और इनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि भाई इतना बड़ा ये इस तरह का जो काम करेंगे, इनको रिहा कर देंगे तो उससे समाज में क्या मैसेज जाएगा। और हमारे समाज में एक तरफ महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। आए दिन हम पढ़ते हैं कि कैसे महिलाओं पे हमले होते हैं, गैंग रेप होते हैं, कैसे दलित लड़कियों को उत्तर प्रदेश के गांवों में, खासकर राजस्थान, जो मतलब नॉर्थ इंडिया के गांवों में जो महिलाओं के ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जाति का भी बहुत स्थान होता है, और किस मुश्किल से उसमें वो परिवार FIR भी दर्ज करवा पाते हैं, और न्याय मिलने की तो क्या उम्मीद रखे वो। तो ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो ये पूरी लड़ाई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं की जो सेक्सुअल असॉल्ट्स के खिलाफ, उस लड़ाई को आप विकन कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल ये परवाह नहीं है कि ये मैसेज जाने वाला है। और यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, हालांकि आपकी ये विशेषता है, आप माहिर हैं हर चीज को हिंदू मुस्लिम का एंगल देने में, लेकिन जो देश की महिलाएं हैं वो तो हिंदू मुस्लिम और जातिगत तौर पे नहीं सोचती है ना, वो तो न्याय मांगती हैं। और हर वो पीड़िता जिसके साथ एक घिनौना कृत्य होता है, तो देश की लाखों महिलाएं उसके सपोर्ट में खड़ी होती हैं। वो चाहे बाहर निकल के ना आए, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता ही है कि भाई हमारा देश कहाँ जा रहा है। तो ये एक तरह से एरोगेंस ही है कि इन्होंने बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचा। ठीक बात। ये सोचने के लिए आपको कोई बड़ा लीगल एक्सपर्ट होना या कोई बहुत बड़ा विचारक होना जरूरी नहीं है। ये एक आम इंसान की, आम भारतीय की अनुभूति है कि आज हमारी लड़कियां जब घरों से निकल के आ रही हैं, पढ़ाई के लिए आगे जा रही हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रही हैं, काम करने के लिए जा रही हैं, तो उनके ऊपर जो एक सेक्सुअल हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस का जो मसला है, वो एक बहुत बड़ा मसला, क्योंकि हमारा जो पितृसत्ताक समाज है उसकी तरफ से एक तरह से पुशबैक आ रहा है हमारी लड़कियों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, और उसके चलते महिला उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ गई है। तो उस तरह से भी देखा जाए तो सरकार और केंद्र, गुजरात सरकार और केंद्र किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं, और वो अगर इस बारे में हरगिज नहीं सोचते तो बिल्कुल ये एक तरह की पॉलिटिकल एरोगेंस है, और ये एक तरह की कि हम अजेय हैं, हमें कोई छू नहीं सकता, हम चाहे जो भी करें हम जवाबदेह नहीं हैं, ना ही संविधान को ना ही देश की जनता को। तो ये बिल्कुल सही एनालिसिस। ये जो दो चीजें हैं कि हृदय में आपकी प्रतिक्रिया इसी पर जानना चाह रहा हूँ कि एक साथ में आप दो तरह के मैसेजिंग देते हैं और आपको भरोसा होता है कि दोनों पे। उस बात को तो ज़किया ने कह दिया। मैं उसी में एक बात जो छोटी सी रह जाती है वो देखें कि जनता क्या कर रही है। जब सड़कों पर नरसंहार होता है, जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद जनता क्या करती है। 84 में जब दंगे हुए थे दिल्ली में, और वो भी एक प्रोग्राम ही था, वो भी सत्ता संचालित था, तो उस वक्त जिन जिन लोगों के नाम उसमें थे सबको टिकट दिए गए, सबको मतलब मैक्सिमम लोगों को, और उनको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीते। राजीव गांधी को इतनी सीटें कभी नहीं मिली। 2002 के बाद से
प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद से लगातार उन्हें अप्रूवल एक तरह से मिलता रहा, उसे अप्रूवल ही मानते हैं लोग। चुनाव जीतने का मतलब अप्रूवल माना जाता है। चुनाव जीत लिया तो फिर आप श्वेतांबर हैं। तो ये मेरा सवाल सबसे बड़ा, श्वेतांबर बड़ा अच्छा नाम दिया आपने। हाँ, मतलब मैंने इसको सफेद रंग के जिसको माना जाता है कि आपके दामन पर कोई दाग नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जनता का जो है, इसको भी साइकोलॉजी को स्टडी करने की जरूरत है कि जब जनता कहती है कि ये गलत है, कुछ लोग कहते हैं गलत है, वो इसको अप्रूव करती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। और बार बार अप्रूव किया हुआ है जनता ने। तो ये एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज है जो मेरे को हमेशा इसके पीछे, मतलब अगर कोई पैनलिस्ट, मैं इस पर मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बात कहूँ जी जी, हृदय की जो मतलब उनकी जो दिल से जो पीड़ा है वो सही है, मैं भी वो महसूस करती हूँ। लेकिन ये भी है कि हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना। जी जी, तो आप 37% वोट लेके आप अजय हो जाते हो, लेकिन देश की आधे से मतलब ज्यादा आबादी ने आपको इस तरह के जो विचारधारा है उसको सपोर्ट नहीं किया है प्रदेश। तो ये अलग बात है कि हमारी जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसमें वही जीतता है जो 30-40% वोट ले ले, लेकिन 60% लोग तो फिर भी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि चुप है, जनता चुप है, क्योंकि वो रेवड़ी की बात यहाँ कनेक्ट हो जाती है कि जनता इस तरह से परेशान है, इस तरह से सताई हुई है अपना जीवन आचरण के रोजमर्रा के जिंदगी में, अपने घर में खाना ला पाए, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए, एक घर के उनके सरों के ऊपर एक छत दे पाए, उसमें जनता इतनी बिजी है कि उसके पास ये सब सोचने के लिए ये सब लग्जरीज नहीं है। तो उसको रेवड़ी कहना भी इस तरह से मैं बहुत ही उसको गलत मानती हूँ, क्योंकि ये भारतीयों का मौलिक अधिकार है। हर नागरिक के पास ये वेल बीइंग होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। तो वो आप 75 साल में भी आप फेल हुए हो, हमारे पॉलिटिकल क्लास, और फिर आप उसको रेवड़ी कह देते हो और इस तरह से डिसमिस कर देते हो। तो ये मैं मानती हूँ कि वो जनता के जो हालात हैं, जो डेस्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक डेस्टिट्यूशन, एजुकेशन में जो डेप्रीवेशन है, जो एक गरीबी की समस्या है और एक इनइक्वालिटी है हमारे देश में, तो जो लोग गरीबी से भुगत रहे हैं, आप उनको उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए, मैं आपके सबको पूरी रेस्पेक्ट के साथ यहाँ पर बहुत ही रेस्पेक्टफुली कुछ थोड़ा सा मामलों में डिसएग्री होना चाहता हूँ। ये कि ये बिल्कुल गरीबी वाली बात ठीक है, लेकिन जिन लोगों का पेट भरा हुआ है वो भी आज बहुत सांप्रदायिक भाषा बोल रहे हैं और वो लोग भी इस बात को अप्रूव कर रहे हैं। मतलब मैं ये 84 का जिक्र कोई बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 84 में रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री आज तक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी ऐसी नहीं हुई जब लोगों ने अपने सामने देखा ये होते हुए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा जो मेजॉरिटेरियनिज्म है वो इतना हावी हो जाता है, क्योंकि सांप्रदायिकता हर तरह की रिजेक्ट होनी चाहिए, लेकिन जब सांप्रदायिकता एक उस वर्ग में समाज में प्रवेश करती है जो कि मेजॉरिटी है, तो उसके बाद सबसे खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। और मुझे लगता है आपकी बातों को पूरी रेस्पेक्ट करते हुए ये शेड जरूर है, जिन लोगों के पास खाने को है, जिन लोगों के ये फर्स्ट पास पोस्ट का भी मामला हर बार लागू नहीं हो सकता, वो है फर्स्ट पास पोस्ट इज ए प्रॉब्लम, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि मैं एक पत्रकार के तौर पर अपने अनुभव को बता रहा हूं, जब आप बात करते हैं तो आपको वो एंग्विश महसूस नहीं होती, क्योंकि आपकी राजनीति की आपकी चेतना इतनी नहीं है। तो डॉक्टर सिमियन ने मुझे एक बार, मैं बार बार कहता हूं ये बात कही थी, डॉक्टर दिलीप सिमियन जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि लोग हिंसा तब नहीं करते जब उनको पेट भूखे हों, लोग हिंसा तब करते हैं जब उनके साथ उन्हें लगता है अन्याय हो रहा है। और अगर सरकार को समझना चाहिए वो लोगों के एक हिस्से के साथ इनजस्टिस करती रहेगी तो फिर समाज में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। और ये जो आपने बताया सोसाइटी की बात की, वो लोग कैसे इसका डिविडेंड देते हैं इस तरह की सांप्रदायिकता का, उसमें मास मीडिया का रोल भी बहुत बड़ा है। अभी हाल फिलहाल का जो सबसे प्रूव कर रही है हर छोटी छोटी जो इस तरह की जो पॉलिटिशियंस के हाल फिलहाल का एक मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। आप एक पहलू उभार रहे हैं, मैं थोड़ा सा दूसरा पहलू। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाल का एक उदाहरण जो है उसको इससे अगर आप जोड़ के देखें तो आपको लगेगा कि समाज के रूप में भी एक बहुत बड़ी सड़न इस मामलों में है और एक दोहरापन है, जो हाल में नोएडा की सोसाइटी में हुआ। बीजेपी के एक नेता ने एक महिला के साथ खुलेआम बदतमीजी की, गाली गलौज की। इस सब के बावजूद आप देखिए कि आज की तारीख में उनके पूरे समाज ने एक ऐसी लॉबिंग कर ली है कि भारतीय जनता, एक मतलब वहाँ के जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के महेश शर्मा, उनकी एक रिकॉर्डिंग लीक हुई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो मतलब लगभग
पैर पकड़े हुए नजर आते हैं कि कैसे आपकी, क्योंकि त्यागी समाज, जिस समाज से वो नेता था, उस समाज के लोगों ने लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। अब जो आदमी गाली दे रहा है, महिलाओं से बदतमीजी कर रहा है, खुलेआम सारी चीजें जिसकी दिख रही, उसके पक्ष में खड़ा हो जाना, ये अपने आप में बताता है ना कि समाज खुद इन चीजों को डिविडेंड इसका वो करता है, भरपाई करता है, और उसको अच्छा लगता है, अच्छी लगती हैं ये सारी चीजें। तो ये अपने आप में बड़ा एक तरह का इसकी समस्या है। केवल इसमें पॉलिटिक्स को ही नहीं, मतलब और भी बहुत लेयर पे सुधार की, बदलाव की जरूरत है। कुछ और आपको जोड़ना है जकिया, शार्दुल? समाज की बात जाकिया ने की, हृदयेश ने की, आपने की, इसके कुछ व्यवहारिक पहलू भी हैं। पहली बात तो एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट मैं भी करना चाहता हूँ जाकिया से। जाति केवल उत्तर भारत की समस्या नहीं है, जाति भारतीय समाज जहाँ जहाँ गया पूरी दुनिया में, वहाँ हर जगह समस्या। ये तो अब विदेशों में भी ले गया अपनी जात गांठ बांध के। पिछले साल की खबर है, हम हंस रहे थे, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन उस पर हम उपहास के तौर पर नहीं हंसते। और क्या करा जाए, वहाँ पे एनआरआई अमेरिका में जो मंदिर बनवाने के लिए मजदूर ले गए थे, उनको वो जातिगत शोषण कर रहे थे, बंधक बना रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे। तो जाति एक भारतीय समाज की मूलभूत समस्या है। दूसरी बात जो हृदयेश ने बात कही, उसमें मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति, और ख़ासतौर से जो निचले मध्यम स्तर का या गरीब व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति एक विषय पे वोट नहीं करता। हमारी कोई एक पहचान नहीं है, हमारी बहुत सारी पहचानें हम एक साथ चलती हैं। और रही बात बलात्कार की, तो देखिए हम बिल्किस बानो की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मामला उठा, सामने आया, ये खास तौर पर बहुत बुरा था। इसके राजनीतिक सामाजिक समीकरण, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी कि हमारी नज़र में आया। भारत सरकार का डेटा है, हर दिन 88 बलात्कार होते हैं, यानी जितनी देर हम ये बात करेंगे तो 5 रेप हो जाएंगे। हर बलात्कार पे हम बात कर नहीं सकते, लेकिन व्यवहारिकता भी कोई चीज़ है। सत्ता जब कोई बात कहती है, सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री जब कोई बात कहता है, ये जनतांत्रिक देश है, वो हमारा सबका नेता है, वो जब वो कुछ कह रहा है तो वो मैसेजिंग नीचे तक जाती है। उनके समर्थकों में वैसी बातें अनुसरण करने का आता है। लेकिन उस जो बात आप कह रहे हैं और जो आपकी एक राज्य सरकार कर रही है, उसमें इतना ज़्यादा विरोधाभास है कि हम उनके विरोध में, हम सत्ता के विरोध में, हम पत्रकारिता, हम कमेंट्री कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये विडंबना है, टिप्पणी करने की बात है। लेकिन नीचे का व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, जैसा आपने कहा, त्यागी समाज सामने आ गया तो सारी बदतमीजी साइड हो गई क्योंकि वो अपने समाज का व्यक्ति था, है ना। बिल्किस बानो को साइड इसलिए किया जा रहा है, नहीं ये तो अपने आदमी है, अब तो काफ़ी साल जेल में हो गए। आखिर आप किस किस चीज़ पर समझौता करेंगे? या तो हम ये एग्री कर जाएं कि हम बराबर कानूनों पर नहीं जिएंगे, सारे रूल सब पर एक तरह से अप्लाई नहीं है, बदल दीजिए ना फिर सिस्टम। फिर आप ये तो दिखावा मत करिए ना कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, हमारे मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका ये दो हाथ नहीं होना चाहिए। नहीं, चाहे वो स्टेटमेंट जैसा भी हो, मैं बिल्कुल, आप इसे महसूस करके देखिए, उस व्यक्ति अपने जीवन में, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे क्षण आए हैं, उसको याद करिए और फिर उसको इस महिला के जीवन में जो क्षण आए उससे कंपेयर करके देखिए। हम हर चीज़ को आजकल एक डूम स्क्रोलिंग बोलते हैं, फ़ोन पे स्क्रोल करने की तरह सोचने लगते हैं। 1 मिनट को अपने आप को रख के देखिए और जिंदगी देखिए आपकी कैसी हो जाएगी। इतना आसान काम नहीं है ये। ज़किया, आप कुछ कह रही थी? जस्ट मैं ऐड कर रही थी जो हृदयेश ने शुरू में कहा कि ये जो पूरी सोच है पुरुष प्रधानता और पितृसत्ता की सोच के, महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी इज्जत लूट के आप पूरी कम्युनिटी का इज्जत लूट लेते हैं, तो ये सोच सब जगह देखी गई है, रेसिस्ट आइडियोलॉजी में देखी गई है। अभी हमने जो अफ्रीका में भी देखी है, जो रवांडा और कॉन्गो में हुतू और तित्सी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहां भी पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में जो किया, बिल्कुल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब ये सोच राजनीति के साथ जुड़ जाती है तो बहुत बड़ा कहर मचाती है, और ये सोच हिंदुत्व की जो सोच है उसका ये हिस्सा है कि जो दूसरे समाज की जो औरतें हैं और जो ये इज्जत का जो नोशन है, ऑनर, समाज के जो ऑनर का नोशन है, तो जो हिंदुत्व की सोच है वो बहुत ही पितृसत्ताक से भरी सोच है, और उस सोच के तहत ये कांड हो रहे हैं, हुए थे गुजरात में। ये बात मैं यहाँ कहना चाह रही थी क्योंकि इसका बहुत रेलेवेंस है हमारे देश में आज की तारीख में। एक और इसका आखिरी पहलू जो जाति की तरफ ज़किया ने अपनी बातचीत में इशारा किया, उस पर भी हमें थोड़ा सा बातचीत करनी चाहिए कि एक जो पैनल था, और इसीलिए शुरुआत में मैंने पैनल का जिक्र किया, हालांकि ज़किया ने उसको डाइवर्जन माना है इस मूल मुद्दे से।
मुझे लगता है कि फिर भी उस पैनल की बात करनी चाहिए। उस पैनल के एक सदस्य जो बीजेपी के एमएलए हैं वो थे, और उनका जो एक बाइट आज कल से चल रही है, जो उन्होंने एक मोजो को दिया है, उसमें वो कह रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक उसका इशारा है। वो पुरानी कहावत, एक वो कहावत क्या संस्कृत में है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण हैं, आरोपी ब्राह्मण थे, और ये सारी चीज़ें, ये अगर पैमाना है और एक आदमी जो कि लेजिस्लेचर है, एमएलए है, उसकी सोच समझ का ये अगर दायरा है, तो आप जो न्याय की बात कर रहे हैं, देश की न्याय असल में वहाँ से पैदा होता है, विद्रोह और हिंसा पैदा होती है न्याय के उससे। ऐसे लोगों से आप न्याय की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं, जो केवल ये सोचकर कि फैसला कर रहे हैं कि अगर ये ब्राह्मण है तो ये पाप नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि पाप के सारे जो ठेके हैं वो कुछ खास जातियों, कुछ खास निचले तबकों के लिए तय हैं। नहीं, पर ये बात सच भी है। मैं आपको एक बात बताऊं, सच है इस मामले में, कह रहा हूं कि मैं खुद कथित रूप से, आई एम नॉट इवन ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार के को करीब से देखने और इसके अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि मैंने आपको पिछली बार में कहा था कि हमारे गाँव में एक जवान ब्राह्मण महिला के पैर एक बुजुर्ग दलित महिला छूती है, बताइए, राइट? जब वो शादी करके आती है तो छूती है। लेकिन जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों रह रहे होते हैं, शार्दुल आप इसको बताइए, वहां पर बीच में बफर के तौर पे दलितों को हिंसा के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, राइट? सो ब्राह्मण्स आर नॉट स्मार्ट इनफ टू टेल कि हम लोग हिंसा नहीं करते, दे आर ऑल्सो स्मार्ट इनफ टू परपेट्रेट वायलेंस टू अदर्स, किसी और की मदद से, किसी और फुट सोल्जर्स के थ्रू। बिल्कुल, फुट सोल्जर आप बनाते हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरा, ये पुरुषवादी मानसिकता में एक बात यहाँ पर और कहना चाहता हूँ, ये अक्रॉस द रिलीजन में कह रहा हूँ, चाहे हम मुस्लिम्स की बात करें, ईसाइयत की बात करें, हमने जो पढ़ा है वहाँ अक्रॉस द रिलीजन ये जो पुरुषवादी मानसिकता प्यूनिटिव रेप को लेकर है ना, ये बहुत, ये हमने युद्धों में देखा, ये कि महिलाओं को पकड़ लो, जौहर की प्रथा क्या है, वो इसी का एक रिफ्लेक्शन है कि भैया आप पकड़ो इनकी महिलाओं को। जब इन्वेडर्स आए उसके बाद ऐसी यूरोप में आपने देखा, ऐसी आप लैटिन अमेरिका में तो ये महिला को जो फ्रेंच ग्रुप है वो यही तो कहता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं है, वो हर में जगह जगह इन लोगों ने इसको बनाया है। और अनफॉर्चुनेटली अभी हम जिस लेवल पर हमें इसका विरोध करना चाहिए वो हम मिसिंग देख रहे हैं। ज़किया, आपसे मैं आखिरी कमेंट चाह रहा हूँ इस पे कि जो एमएलए का जो बयान है वो वास्तव में वो वहाँ की सोसाइटी का किसी तरह का रिफ्लेक्शन है लोकली की, मतलब इस वजह से भी छोड़ा जा सकता है किसी को, रेप के आरोपी, बलात्कार के आरोपी को, कि वो ब्राह्मण है और उसका जो है उसने सजा तो काट ली जितनी काटनी थी। क्या ये पैमाना किसी दलित पे लागू हो सकता है, किसी मुसलमान पे लागू हो सकता है? ये एक पहलू जरूर है, ये एक पहलू जरूर है जिससे मतलब जिससे इलस्ट्रेट होता है कि जो लोग सत्ता में हैं उनकी किस किस्म की उनकी थिंकिंग है, किस किस्म की उनकी सोच है, ये जरूर इलस्ट्रेट करता है। इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये भी देखा गया था जब 2002 के बाद जब बहुत प्रेशर आया एनएचआरसी के तरफ से, दुनिया भर के अलग अलग जो एक्टिविस्ट थे, राइटर्स थे, एक पब्लिक जो आउटक्राई हुआ, उसका जो प्रेशर बना, उसके चलते जब अरेस्ट किए गए थे तो ज्यादातर जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें सबसे ज्यादा तादाद में दलित लोग थे। तो ये मतलब इतना एक इनोक्यूअस सी चीज नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर डिजाइन एंड मच लार्जर वर्ल्ड व्यू। तो ये बिल्कुल सही चीज है। शार्दुल, आखिरी बात आपकी। जी देखिए, रही बात एमएलए की, तो कई मामलों में, और ये बात बड़ी कड़वी लग सकती है, समाज को वैसे ही प्रतिनिधि मिलते हैं जो वो डिजर्व करता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण ये भी, अभी हमने बात की तो बलात्कार के लिए जो एक आम तौर पर शब्द इस्तेमाल होते हैं, इज्जत लूटना। आप कोई और अपराध सोच के देखिए, आपका मेरा लैपटॉप है, कोई आके छीन के ले जाए तो हमारा लैपटॉप लुटेगा, हमारा सम्मान नहीं जाएगा, सम्मान चुराने वाले का जाएगा। लेकिन ये भाषा तक में इतनी नीचे घुसी हुई बात है कि जिस महिला का या किसी बच्चे का, किसी का भी, जिसका भी बलात्कार होता है, जिसने किया वो नहीं, जिसके साथ हुआ, जिसका कोई अपराध नहीं है, जिसको बुरी तरह से मटिया मेट कर दिया गया, इज्जत उसकी लूटी। हमारी भाषा तक में ये बात कितने नीचे घुसी हुई है। ठीक बात। तो ये बहुत गहरी परेशानी है और ये धीरे धीरे ही जाएगी। और जैसा हृदयेश ने कहा, आपने कहा, किसी ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मानव का बहुत लंबा है। हम कभी इस विषय पे बात करेंगे तो अलग है। ये पूरी दुनिया में हर जगह हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो होता रहना चाहिए।
ठीक बात है। हम इसी से जुड़ा, चूँकि अगला विषय है और उस पर हम बातचीत करना चाह रहे थे, जो राजस्थान के जालौर ज़िले से घटना आई, फिर से एक बार जाति कुल की ही समस्या हमारे सामने आई और एक 3 साल तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को, इंद्र कुमार जिसका नाम था, उसको वहाँ के सवर्ण शिक्षक ने कथित तौर पर पीटा, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई करीब महीने भर बाद। ये जालौर की घटना राजस्थान में जो समस्या, राजस्थान का जो समाज है, बहुत ही मतलब हृदय में आप अगर इस पर बता पाएँ, क्योंकि आपने अपना वो स्टेट देखा जो ओवरटली सवर्ण डोमिनेटेड एक स्टेट है, पर वहाँ से इस तरह से आपने जो बताया वो तो समझ में आता है कि भाई कल्चर में किसी तरह से घुसा हुआ कि बड़ी औरत, बड़े उम्र में, ज़्यादा उम्र के लोग भी दलित हैं तो वो पैर छू रहे हैं वो। लेकिन जो ये हिंसा है राजस्थान में जिस विकृत रूप में सामने आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि ये जो हिंसा इतनी इंट्रेंस्ड हो गई है कि 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, सच में मतलब जब मैं उत्तराखंड से आया दिल्ली और उसके बाद फिर मैंने पूरे देश में यूपी, राजस्थान और इन इलाकों घूमना शुरू किया, कोई कितनी हिंसा कर सकता है ये वास्तव में मेरे लिए बहुत ही मतलब ये उस समय तो फिल्मों का दौर भी ऐसा नहीं था ना कि मतलब इतने सारा कि हम देख रहे हैं, लेकिन इतनी हिंसा कोई कैसे कर सकता है कि कोई किसी बच्चे को 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ सर पे मतलब कुचल देना, ये जो इस तरह की जाए, ये बहुत सारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। और ये कैसे हो सकता है ना? खैरलांजी में जो हुआ, हाँ, तो इतनी हिंसा, इतनी घृणा कहाँ से आती है? तो ये है। और कौन से लोग हैं जो इन बच्चों को, ये बच्चे बड़े होके तो करते हैं हिंसा, इनको जो आदमी आज 50 साल का होगा, कोई बच्चा भी रहा होगा, ये कैसे समाज में पले बड़े होंगे? तो मुझे लगता है बहुत स्लोली ये गैदर करते हैं हम हिंसा को। एक बार अगेन हमारे एक मित्र हैं जो हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि जो लोग एक चिकन को नहीं, दोज हू कांट किल चिकन फॉर करी, वो इंसान की हत्या करने पर आ जाते हैं, हाँ, और उसको अप्रूव करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये मेरे लिए इस पूरे एपिसोड में, क्योंकि काफी कुछ कहा गया और बाकी आप लोग भी कहेंगे, तो मेरे जाति की जो पाठशाला है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि जो घर है ना, इंडिविजुअल लोगों के घर हैं, उससे बड़ी ट्रेनिंग जाति की कहीं नहीं होती। और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वही लोग सार्वजनिक रूप से सबसे पहले आके कहते हैं कि हमने तो कभी कुछ नहीं किया, या हमने तो कभी, क्योंकि आप इंसुलेटेड हैं इस पूरे वाकये से। खासकर ये बात जो मैं कह रहा हूँ सवर्णों के लिए है। अगर आपके समाज में, आपके सामने इस समय 21वीं सदी में, 2021 में, 22 में ये खबर आती है तीसरे चौथे दिन, हर हफ्ते, 10 महीने 15 दिन में, 6 महीने में, कि भोजन माता ने जो दलित थी उसका बनाया खाना स्कूल के बच्चों ने इनकार कर दिया खाने से। ये ट्रेनिंग घर के अलावा और कहीं से नहीं आ सकती। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, कहाँ से जाति पनप के आ रही है, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपका बच्चा, जिसकी अभी पैंट पहनने का शऊर जिसको नहीं सीखा है, जिसने कायदे से, जो अपने शर्ट की बटन नहीं बंद करने का शऊर सीखा है, उसको ये पता है कि जाति से कैसे निपटना है, या किसके हाथ का बना खाना है, किसके हाथ का नहीं खाना है। जकिया, आप इस घटना पर अपनी बात रखना चाहें, अगर इसके और कुछ पहलू आपकी नज़र में हो। ये मतलब हमारे देश में लगातार इस तरह की घटनाएं चलती आई है, और रिपोर्ट जो होता है वो शायद मेरे हिसाब से जो घटनाएं घटती हैं उसका शायद 10% रिपोर्ट होता है, और ये बहुत ही घिनौनी घटना सामने आई है। मैं यही कहना चाहूंगी अतुल के जाति प्रथा है वो हिंदू समाज में, हिंदुइज्म में से आई है, लेकिन वो हिंदू समाज तक सीमित नहीं है। मुसलमानों में भी जाति प्रथा है और क्रिश्चियनों में भी जाति प्रथा है। तो एक तरह से जो असमानता की सोच है और भेदभाव, इंसान टू इंसान के बीच में जो भेदभाव की जो सोच है, वो पूरे भारतीय समाज में जड़ कर गई है, जिसके चलते हमें लो कास्ट मुस्लिम्स, दलित क्रिश्चियंस हमारे देश में पाए जाते हैं। ये बहुत ही एक दुखद हकीकत है, रियलिटी है हमारे देश की। जी शार्दुल, मैं अपना एक ट्वीट निकाल रहा था जो मैंने इस घटना के बारे में, जब मित्र ने मेरे किया था खबरों में आने से पहले ही, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, तो मैंने उसे इसलिए निकाला क्योंकि मैंने देखा था कि ये खबर की कंप्लेंट बाहर आई थी, और हम भी करते हैं, वो पेशेवर, हम संपादक हैं, हम भाषा को ठीक करते हैं, लेकिन कई बार वो संपादकीय, वो एडिटोरियल टच भी हमारे सबकॉन्शियस बायस लिए हुए होता है। लोग उस भाषा को थोड़ा
फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये कहा था इस कंप्लेंट को आप पढ़िए, और मैंने इसलिए कहा था, उस बच्चे के चाचा लिखते हैं कि देखिए, मतलब वो थानेदार से कह रहे हैं कि देखिए मैं शिकायत इसलिए नहीं कर पाया, हम बच्चे को 13 दिन से लिए हुए भाग रहे थे इधर से उधर। उसने बच्चे को गालियां दी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। थानेदार ने? नहीं, अच्छा। शिक्षक ने। जब बच्चे ने पानी पिया, और वो शिकायत में कह रहे हैं, मतलब ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो भेद है हमारे समाज का इतने भीतर, वो शिकायत में भी जब उनके परिवार का बच्चा मर गया तब वो कह रहे हैं कि बच्चे ने भूलवश इंद्र कुमार ने अध्यापक छैल सिंह की मटकी से पानी पी लिया, तो अध्यापक छैल सिंह ने छात्र इंद्र कुमार को कहा कि साला ढेड़, नीच, कौड़ा, नीची जाति का होकर हमारी मटकी से पानी कैसे पिया। एक अध्यापक है ये, शिक्षक। भारत में बड़ी बात की जाती है गुरु की, और गुरु की क्या, और इस स्कूल का नाम अपने आप में इतनी बड़ी विडंबना कि लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जिसका जिक्र हृदय करते हैं कि जो चिकन का गर्दन नहीं काट सकते वो आदमी की कैसे काटते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर नाम है, इतने बड़े बड़े नाम पे। ये शायद सरस्वती विद्या मंदिर है, सरस्वती विद्या मंदिर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है नाम शेड हो, पर आमतौर पर शिशु मंदिर और विद्या मंदिर विद्या भारती के स्कूल होते हैं। विद्या भारती 6वीं से 8वीं को सरस्वती विद्या मंदिर होते हैं। नहीं, अब 8वीं तक नहीं, अब 12वीं तक होते हैं। अच्छा, जो पहले थे बिल्कुल प्राथमिक, वो शिशु मंदिर होते हैं। और विद्या भारती इस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट स्कूली संस्था है, जो संघ की एक अनुसांगिक शाखा है। वहां पर शिक्षक नहीं बोलते बच्चे, वहां बच्चे मेल टीचर को आचार्य जी बोलते हैं और महिला टीचर को दीदी जी बोलते हैं। आचार्य को पहले तो धोती पहननी पड़ती थी। तो आप देखिए इस व्यवहार में जो हमने पिछले शब्द में कही, वो कितनी कांस्टेंट थीम है, विडंबना, दोहरापन। सुबह वहां संस्कृत वंदना होती है सरस्वती की, लेकिन सरस्वती केवल जीभ पर है और कहीं नहीं है ना, दिमाग से गायब है। और जाति जो आपने कहा, देखिए बच्चे, और ये बात कुत्तों के लिए भी कही जाती है, चाहे आप कोई सी भी ब्रीड ले लें, कितना ही अच्छा बच्चा पैदा कर लें, जैसा उसको पालने वाला होगा वो वैसा ही व्यवहार करेगा। चाहे जेनेटिक भी आपके अंदर प्रॉब्लम हो, और ये बात हम सीरियल किलर्स तक में देखते हैं, उनके अंदर अगर जेनेटिक फैक्टर भी हो साइकोपैथी का, उनके ट्रिगर सोशल होते हैं। वो ट्रिगर हमारे घर में पैदा हो रहे हैं जाति के। इतने से बच्चे को, जैसा आपने कहा, पैंट बांधने की, बिल्कुल उसे कुछ करने की नहीं है, उसे खाना खाने तैयार होने के लिए माँ बाप की जरूरत है, लेकिन उसे ये पता है कि इनके हाथ का मुझे नहीं खाना। वो उसको बिल्कुल निसंदेह घर से मिल रही है ट्रेनिंग। बस एक चीज़ यहाँ पे शार्दुल ने जो कहा है उसको थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे स्पष्टीकरण हमारे सभी श्रोताओं के लिए, कि ये बात अभी हमने इस्टेब्लिश अभी तक नहीं हुई है कि ये जो सरस्वती विद्या मंदिर है ये क्या विद्या भारती द्वारा ही संचालित है या नहीं, ये अभी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम आमतौर पे सरस्वती विद्या मंदिर स्पेसिफिक नाम आमतौर पे उनके होते हैं, और उसके आगे जो लगा होता है वो होता है जिसने दान किया होता है। जैसे कि बचपन में मैं पढ़ा था कमला देवी शिशु मंदिर में, तो कमला देवी वो थी जिन्होंने उसके लिए दान किया था। तो ये चीजें हमेशा साथ अकेले में नहीं है। एक छोटी सी बात और, सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा था कि पुलिस ने शिकायत करने वालों को, बच्चे के परिवार वालों को मारा पीटा। वहां कांग्रेस की सरकार है। तो ये बात हमारे लिए बिल्कुल एक प्रूफ की तरह होनी चाहिए कि जब जाति व्यवस्था आती है तो पार्टियां भी पीछे रह जाती हैं। जाति और धर्म को भी हर पार्टी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बरतती है। उन्होंने अपनी एक तरह से उनके अपनी परिवार के, अपनी सरकार के खिलाफ ही ट्वीट था, मेरे मुंह से परिवार निकल गया, सरकार के खिलाफ ही ट्वीट था कि उन्हीं के प्रशासन की पुलिस ने उनके राजनीतिक हित को नहीं रखा। और एक लाइन में कह दूं, यहाँ पुलिस की जो सोच है ना, पुलिस के साथ डील करने का, एज ए पत्रकार के तौर पर उनको देखने का या ऑब्जर्वर के तौर पर, पुलिस की पहली इंस्टिंक्ट जो होती है वो पावर और पैसे के साथ सटने की होती है। उनकी जो सोच है, इनहेरेंट सोच है, वो कमजोर पर डंडा मारने की। आप कोरोना में साफ तौर पर हमने देखा, कोरोना महामारी, जहाँ आदमी पैदल चल रहा है उन्हीं पर डंडे आप मार रहे हो, और उसकी भ्रष्टाचार के प्रति जो इंक्लिनेशन है। तो ये एक सिस्टम जो है पहले जो बनाया गया, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट अभी दिए हैं, कहा है पढ़ने के लिए उनको, ये पुराने गजेटियर से क्लियर होता है। पुलिस जो बनाई गई अंग्रेजों के टाइम में बनाई गई एक ऑपरेसिव फोर्स थी, वो अभी भी वैसी ही है, दिमाग उसी तरह, अभी भी उसका दिमाग, बस सिर्फ उसके आका बदल गए हैं। बिल्कुल हरदेश, मैं बिल्कुल बचपन से बिलीव करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, मेरा ओरिजिनल थॉट है, हालांकि ये बाहर था पर मुझे अपने आप आया। ये चमचों की बड़ी खास बात होती है कि वो अपने से ऊपर वालों के आगे तो लेटे रहते हैं और नीचे वालों को जूता मारने से बाज नहीं आते। ठीक बात। तो इसी छोटी सी बात पर शार्दुल की हम अपने अगले विषय की तरफ शिफ्ट करते हैं, जो कि मेरा
हम लोगों ने शुरुआत में बात भी की थी कि फ्रीबीज की बात आजकल चल रही है और सब्सिडीज। मुझे लगा आप आबकारी नीति नहीं, आबकारी नीति आबकारी नीति में ये है कि शार्दुल टी टोटलर्स हैं, तो टी टोटलर भी नहीं। हाँ, टी टोटलर भी नहीं है, कभी कभार चोरी से, हाँ चोरी से भी नहीं तो anyway, कोई फिला दे तो। हाँ, तो जो फ्रीबीज का मसला, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो हमारे एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने संसद भवन में बयान के दौरान कह दिया था कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो क्या उनका ये हक नहीं बनता कि मोदी जी को धन्यवाद दे दें मुफ्त। उन्होंने एग्जैक्टली यही शब्द इस्तेमाल किया कि लोग मुफ्तखोरी कर रहे हैं, तो क्या उनको ये हक नहीं है कि वो मोदी जी को धन्यवाद प्रेषित कर दें। एक तो किन्होंने ये निशिकांत ठाकुर मेरे ख्याल से, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया था उस दिन, अभी इसी सत्र की बात है। तो ये बात वहाँ से बहुत आगे बढ़ गई। खैर, प्रधानमंत्री ने इसका एक लार्जर वो खोल दिया कि जो फ्रीबीज की राजनीति है ये अंततः जो विकास की उनकी राजनीति है। जो इसको आप मैं अगर समझाऊँ आपको तो ये है कि जो उनका वाला जो नैरेटिव है कि विकास 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 विकास, मतलब उनके हर भाषण में विकास जितनी बार आता है उसको थोड़ा सा शायद चुनौती दे रहा है वो जो फ्रीबीज आज की जो स्थिति है। और जब हम कैपिटलिज्म के एकदम निर्बाध दौर में घुस चुके हैं, अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है वो हमारी अर्थव्यवस्था में कॉपी की जा रही, दुनिया के ज़्यादातर दीगर मुल्कों में कॉपी की जा रही है, वहाँ पर उसका जो सबसे इनहेरेंट प्रॉब्लम हमारे सामने आई है कि आप देखिए कि क्रोनी कैपिटलिज्म एक वर्ड है। आपके जो भाई भतीजे हैं, अगल बगल के लोग हैं, या 2 4 5 गिने चुने आपके जो हैं, रशियन जो सिस्टम है उसमें ओलिगार्की है, जिसमें आप 5-7 बहुत बड़े और ऐसे एक मॉन्स्टर क्रिएट कर देते हैं फाइनेंशियल। या आप देखिए कि तो 5-7-10 ऐसे चेहरे होंगे जिनके पास असीमित संसाधन है, रुपया पैसा है और हर चीज़ पर उनका कब्जा है। और एक बड़ा हिस्सा 90% 95% हिस्सा ऐसा है, 80% हिस्सा है जो बहुत बेसिक चीज़ों के लिए भी जूझ रहा है। तो इतने व्यापक स्तर की जो असमानता है ये इस कैपिटलिज्म की देन है इसमें। ऐसे में बार बार ये जब सवाल आता है कि भाई स्टेट की क्या भूमिका होगी इस असमानता के बीच में, तो जाहिर सी बात है स्टेट की भूमिका वही होगी कि उस तबके को जिसके अंदर एक रिजेंटमेंट होगा, ऑब्वियस होगा कि उसको 70 साल बाद, 80 साल बाद या 1000 साल बाद, 5000, जितना भी आप मानिए इस देश की हैसियत, उसमें अगर वो अभी इन सब बेसिक चुनौतियों से नहीं निपट पाया है तो उसको कुछ न कुछ डिविडेंड के तौर पर दे, कुछ न कुछ मुहैया करवाता रहे। उसमें बेसिक शिक्षा है, बेसिक हेल्थ है, और इसके अलावा उसके खान पान का खान पान यानी कि खाने की गारंटी। ये 3-4 चीज़ें स्टेट अगर दे रहा है, किसी भी फॉर्म में दे रहा है, तो ये देना उसकी जिम्मेदारी है, वेलफेयर स्टेट का काम है। अब जब प्रधानमंत्री के ही लेवल से ये बात कही जा रही है कि ये फ्रीबीज है या ये मुफ्तखोरी है या ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। और फिर ये क्यों नहीं सवाल उठना चाहिए कि जो आपके बहुत करीबी, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए के जो लोन्स माफ़ किए जा रहे हैं, जो उनके टैक्सेस माफ़ किए जा रहे हैं, वो किसके लिए माफ़ हो रहा है, उसका लाभ किसको मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इससे फ़ायदा ये है कि आपने रोज़गार पैदा किया, ये किया, वो किया, लेकिन बेसिक सवाल फिर भी यही है कि 80% लोग बहुत मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उनको देना, उनको किसी भी फॉर्म में स्टेट का सत्ता का या राज्य नेशन स्टेट का लाभ पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तब फ्रीबीज की इस पूरी बहस में हृदेश, जकिया, शार्दुल, आप तीनों लोगों का अपना मैं जानना चाहूँगा। और आप लोग मेरी बात से असहमत होने के लिए पूरी तरह से मुक्त है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो बात कही गई यही इसी लाइन पर सबकी बात की विचार आने चाहिए। मैं ये बात आपको बता रहा था कि जो आपने बात कही, आप उसके दूसरे हिस्से में पहुंच गए। इसकी शुरुआत जो हुई थी वहाँ पर ज़रूर ये बात कही जानी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसा बांटने से लेके, शराब बांटने से लेके इस तरह के प्रपंच देने की बात करती हैं। लेकिन अगर हम इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं और जिस तरह का हमारा मार्केट इकोनॉमी से जुड़े हुए तमाम इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, वो बात करते हैं, वो 2 तरह का पाखंड उसमें होता है। नंबर 1, वो ये भूल जाते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं, स्कूल मिड डे मील स्कीम है, मनरेगा है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम है, ये फ्रीबीज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है आपके हेल्दी फ्यूचर के लिए। हाँ, आपके जो जिसे हम कहते हैं कि
ह्यूमन रिसोर्स हम तैयार कर रहे हैं। बच्चे अगर लूले लंगड़े होंगे, उनकी आंखें कमज़ोर होंगी, उनके दिमाग ठीक से काम, माफ़ कीजिए मैंने जिस तरह से शब्द इस्तेमाल किया असंवेदनशील तरीके से, लेकिन अगर वो अपंग हैं और अगर वो सोच अक्षम है तो वो आपकी सबसे ज़्यादा युवा आबादी इस वक्त है, तो उनका बच्चों का पढ़ने में मन क्या लगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक मैं दे रहा हूँ कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अंडे वाली स्कीम जो है, मिड डे मील में जो एग देने की स्कीम है, उसका सबसे पहले और सबसे प्रभावी इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तमिलनाडु 5 दिन हफ्ते में अंडा देता है, 3 दिन आंगनवाड़ी में देता है, उसके बाद बाकी राज्यों ने भी इसे पिकअप करना शुरू किया। मैं झारखंड में था 2015 में, तो वहाँ पर स्कूल में गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर तहसीलदार को और एसडीएम को बुलाया और उनको अंडा अपने पैसों से, सरकार के पैसे से नहीं, अपने पैसे से बच्चों को खिलाया और कहा देखो आज हमने इन्हें खिलाया है अंडा, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कम से कम हफ्ते में 1 दिन उन्हें मिले। लेकिन झारखंड में इतना ज़्यादा प्रशासन में और जो करप्शन है कि वो स्कीम कितनी सफल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसी स्कीम जो होती हैं एक उम्मीद पैदा करती हैं कि आप आने वाले दिनों में, और लेकिन कई सरकारों ने आने के बाद कहा कि हम अंडा नहीं खिलाएंगे, हम केला देंगे, क्योंकि अंडे में फिर वो नॉन वेज वाला जो एलिमेंट है, वो आप कुछ भी दीजिए, उसमें पॉलिटिक्स लगा रहे हैं। हाँ, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो ये तो एक हिस्सा था पाखंड का, दूसरा पाखंड का हिस्सा ये है कि एक तो जो आपने कही कि किस तरह से कॉर्पोरेट्स को फ्री बीज मिलते हैं और माफ किए जाते हैं उनके कर्ज, और दूसरी बात ये पत्रकार जो इस बात की बात करते हैं वो कितने, बल्कि अभिनंदन ने एक ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप सरकारी जो एड है वो भी फ्री बीज से कम नहीं है। नंबर 2, जैसे PIB एक्रेडिटेशन कार्ड होता है जो मेरे पास भी है, अभी तो उसका मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया इस मामले में, लेकिन आप जाके देखिए उसमें कितनी सुविधाएं मिलती हैं पत्रकारों को। आपको CGHS की सुविधा मिलती है जिसके लिए आप वैसे एलिजिबल दूसरे पत्रकार नहीं है, उस पर कभी ये पत्रकार नहीं बोलते हैं। इनमें ज़्यादातर बोलने वाले पत्रकार जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह ट्रेन में हाफ टिकट हुआ करता था, अब वो है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। पत्रकार यहाँ से लेके त्रिवेंद्रम तक हर साल छुट्टियों में जाते थे, जो 4,000 रुपये का फर्स्ट AC का टिकट है उसमें 2,000 रुपये आप उड़ा ले गए और आप सक्षम है खरीद सकते हैं। तो ये पाखंड बहुत ज़्यादा है जिसको बेनकाब किए जाने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन पहली बात जो है कि पार्टियां इस्तेमाल करती हैं इसको। भाई इसमें इसलिए भी ज़रूरी है कि जो आपने जिक्र किया हृदय, वो एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा की, जैसे शराब बांटना, वोट के लिए पैसे देना, ये सारी चीजें, ये इस लिहाज से भी दिक्कत है। ये फ्रीबीज नहीं है, ये असल में एक ब्लैक इकोनॉमी है जहां पे आप पैसे का भी सोर्स आपका बहुत संदिग्ध है। और पॉलिसी के तहत अगर आप कोई कह रहे हैं कि हम भैया 200 यूनिट इनको फ्री बिजली दे देंगे, 20,000 लीटर महीने का फ्री पानी दे रहे हैं, और इसके अलावा ये खाने की जो सिस्टम है, इसलिए भी कही जाती है इसमें थोड़ा, फिर हम कहेंगे रिलीजियस एंगल। जब मुस्लिम बुजुर्गों को हज के लिए सब्सिडी देते हैं तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे लड़ते थे कि ये सरकार का काम नहीं है किसी को यात्रा कराना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी भी तो बोलो सरकार अब नहीं करवा रही, हिंदू तीर्थ यात्राएं हो रही हैं, तो आप 2 तरह की बातें मत कहिए। तो ये एक बहुत बड़ी वो है। तो ये इस चीज को हमें मतलब आइडेंटिफाई करना होगा और रेखांकित करना होगा कि जब इस तरह के जो फ्रीबीज की बात जब सरकारें करें और ये हो, और दूसरा इसका बड़ा पहलू ये है कि आप अपनी सुविधा से अपने स्टैंड नहीं बदल सकते। हम सबको पता है कि लाभार्थी का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करके आपने पूरे के पूरे इलेक्शन लड़े 5 स्टेट के, है ना। 2019 ऑनवर्ड लाभार्थी आपकी पूरी क्रिएशन है, और अब आप आज कह रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर है किसानों और आप राइट्स का जो एक पूरा डिस्कोर्स है, हाँ, जो कि संविधान में बेस्ड है, बिल्कुल, उसको आप बहुत सिस्टमेटिक ढंग से डाइल्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। नहीं, और सोचिए कि खाने का अधिकार, काम करने का अधिकार, मैंने कहा ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली आपको मिलनी चाहिए। जो वहां पर जो आपका फेलियर है उस पर पर्दा आप रेवड़ी कल्चर और लफाजी से डाल रहे हैं। जकिया, मैं आपकी बात जानना चाह रहा हूँ, फिर हम शार्दुल से भी इस पर बात करेंगे। जो रितेश की सारी बातों, उन्होंने सारी बातें कर ही दी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री और जो पार्टी ये क्लेम कर रही है कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, उनके सामने ये सवाल हमें रखना चाहिए कि आप अब 8 साल से हो पावर में, अभी 10 साल होने जाने वाले आपको, तो आपने जो लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, तो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे रोजगार का अधिकार हो, चाहे एक ढंग से घर में रहने का अधिकार हो, एक गरिमापूर्ण जीने का जो नागरिक का अधिकार है, उसके तरफ आपने क्या कदम उठाए। और ये जो फ्रीबीज की बात जो ये कह रहे हैं, तो फ्रीबीज तो हृदय ने इस पे हालांकि बात की है कि पूरे मिडिल क्लास को मिलती आई है। बहुत सारे किस्म की फ्रीबीज है जो मिडिल क्लास को हमको मिलती है। हमको गैस मिलती है, हमको पेट्रोल में सब्सिडी मिलती है, हमको जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं
वहां पे हमको इतनी सारी सब्सिडी मिलती है, जो कॉर्पोरेट से उनको इतने सारे टैक्स कंसेशंस मिलते हैं। जो गुजरात मॉडल है, गुजरात डेवलपमेंट मॉडल है पूरा अतुल, अगर आप उसको उसके भीतर जाएंगे और उसको ये वक्त नहीं है शायद, लेकिन उसको आप अच्छी तरह से डिसेक्ट करेंगे तो वो जो पूरा गुजरात डेवलपमेंट मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन टैक्स कंसेशंस एंड टैक्स हॉलीडेज फॉर द कॉर्पोरेट्स। तो फिर अब जाके प्रधानमंत्री जब फ्रीबीज की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो पॉलिटिक्स हो रही है। उन्हें लगता है, बीजेपी को लगता है कि डायनेस्टी का झुनझुना बजा के कांग्रेस को मात किया जाए, और शायद यहाँ कोशिश हो रही है केजरीवाल को और आपको मात करने के लिए फ्रीबीज का एक जुमलाबाजी शुरू कर दी जाए। तो ये मेरी समझ में एज एन ऑर्डिनरी ले पर्सन, ले इंडियन, जो मेरी समझ में आ रहा है कि ये एक कोशिश है कि ये एक, अब उनको खतरा लग रहा है गुजरात में और कई और जगहों में जहां इलेक्शंस आने वाले हैं कि भाई अब धीरे धीरे उनको लगता है आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो उनको चेकमेट करने के लिए वो फ्रीबीज की बात करना शुरू कर रहे हैं। हालांकि दिस पार्टी, द बीजेपी पार्टी, इज ऑल अबाउट फ्रीबीज इफ यू लुक एट इट। और लाभार्थी जब तक गरीब है तब तक वी डोंट माइंड, वी डोंट ग्रज इट एट ऑल, क्योंकि वो उसका हक भी है, मौलिक अधिकार भी है। लेकिन उनका सबसे बड़े जो उनके बेनिफिशियरीज हैं, जो अर्बन मिडिल क्लास, जिसके बारे में रितेश ने पिछले अभी जिक्र किया था, तो वो तो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज रहे हैं बीजेपी की पॉलिटिक्स के। दूसरी बात ज़किया, मैं यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बात ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत शाइनिंग एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लोगों ने सरकार के द्वारा मदद से, टैक्स पेयर के पैसे से मदद से, जिसे कोट अनकोट फ्रीबीज कहा जाता है, बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम डेवलप किया। लाइक फिनलैंड में और डेनमार्क में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में, यूरोप के कई देशों में इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम है कि प्राइवेट सेक्टर बैन है। फिनलैंड में तो प्राइवेट सेक्टर आता ही नहीं वहां, क्योंकि उसके लिए कुछ है ही नहीं कमाने के लिए। और वहां के इंडिकेटर्स देखिए अभी जब आए थे, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी के इंडिकेटर्स हों, चाहे वो, तो हमें फ्रीबीज का विरोध करने की जरूरत नहीं है। हमें उसके अंदर जो इंट्रेंच करप्शन है, जो अगेन वही प्रिविलेज क्लास उसको जो चला रहा है, जो उसका बेनिफिशियरी है, उसको कॉल आउट करने की जरूरत है। गरीब आदमी तो अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा है, वो तुमसे ये थोड़ी कह रहा है कि मुझे फ्री खिलाओगे, तब मुझे काम दे दो, मैं काम करके खा लूंगा। आपके पास काम नहीं होता और लास्ट में आप कहते हैं हम आपको खैरात दे रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। खैरात से, हाँ शार्दुल आप खैरात वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे, और वो कोई अपने पर्सनल रिसोर्सेज में तो दे ही नहीं रहे हैं ना। बिल्कुल, ये भी एक पूरा मतलब इन्होंने एक फॉल्स एक इमेजिंग शुरू किया है कि जैसे कि वो अपने कोई पर्सनल रिसोर्सेज से दे रहे हैं। अरे भाई, आप एज गवर्नमेंट दे रहे हो, आप पब्लिक एक्सचेकर में से दे रहे हो जो भी दे रहे हो, और वो जो आपका देने का तरीका है वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप राइट्स की जो बात है, राइट्स ऑफ सिटीजन, उसको पूरी तरह से परे करके आप लाभार्थी का एक नया नैरेटिव खड़ा कर रहे हो। हाँ शार्दुल, देखिए, मैं जो एक बात से शुरू करने वाला था वो जाकिया ने जिक्र कर दिया, तो अच्छा है। ये सरकार का कोई अपना पैसा नहीं है, वो उनके दादाजी ने लिख के नहीं दिया था उन्हें, ये हमारा पैसा है। तो नेहरू जी थे, नहीं जो भी थे मैं नहीं जानता, मैं व्यक्ति नहीं विचार में बात करता हूँ। अपनी तारीफ कर देते हैं, वैचारिक रूप से दादाजी है। जो भी मेरे ख्याल से तो वो शी जिनपिंग है, लेकिन कोई बात नहीं। पर सरकार का पैसा कोई अपना पैसा नहीं है ना। जो फ्रीबीज की बात उन्होंने कही, एक थोड़ा हल्का एग्जाम्पल, क्योंकि इसके बाद कड़वी बात है, जहां उन्होंने कही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में हफ्ते भर बाद ही वो ढह गया। तो वो जो काम कर रहे हैं उस काम की गुणवत्ता क्या है वो भी हमारे सामने है। दूसरे एक्सप्रेसवे जिसका उन्होंने जिक्र किया, मेरठ दिल्ली वाला, उस पर भारत की 90% जनसंख्या तो जा ही नहीं सकती। एक छोटा सा आंकड़ा पिछले महीने आया था भारत सरकार का ही, कि इस देश में जो 25,000 रुपये महीना कमाता है वो इस देश के टॉप 10% लोगों में से एक है। 25,000 रुपये महीना इस देश के टॉप 10% में है। तो आप 90% लोग 25,000 भी महीने का नहीं कमा रहे हैं। हाँ जी, तो आप समझ लीजिए आज की महंगाई में उनका जीवन कैसा चल रहा है। तो उन्हें खाना देना क्या रेवड़ी बांटना है? उनकी बिजली में मदद करना क्या रेवड़ी बांटना है? एक और बात, जो अमेरिका का मॉडल हम एम्यूलेट कर रहे हैं, अधिकतर दुनिया उससे बच रही है। ये भ्रम है, हम कभी अमेरिका पे बात करेंगे तो डिटेल में। एक दिन करिए। अमेरिका का मॉडल सबसे घटिया है, कुछ मामलों में तो भारत का उससे अच्छा है। आप आश्चर्य करेंगे, अमेरिका में आपको अगर एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई तो आपके $3,000 से $4,000 चले जाएंगे केवल एम्बुलेंस। लोग वहां
कहते हैं कि मेरे को ज्यादा चोट नहीं लगी, मुझे एम्बुलेंस मत बुलाओ, रहने दो, मैं अपनी गाड़ी हाथ टूट गए। माइकल मूर की एक मूवी है सिको, फ्री में उपलब्ध है यूट्यूब में, अगर आप उसे देखेंगे तो एवरीडे पीपल प्रे कि मैं आई शुड नॉट फॉल सिक। अमेरिका का हाल इस समय इतना पूरा का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस पे टिका है मसला केवल, सब प्राइवेट। वहां पर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है पैसा देने का नेताओं को, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। ये अमेरिका में बहुत सारे सिस्टम अच्छे हैं, लेकिन ये सिस्टम वहां खा रहा है। खैर हम अमेरिका की बात, खैर अमेरिका नहीं, हम लोग हमारे यहाँ भी जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजें, तो हमें नहीं पता करप्शन किस तरह से, पर वो हम फिर कभी बात करेंगे। दूसरी चीज जो पत्रकारों की आपने बात की, कॉर्पोरेट्स के और इस तरह की जो लोग बात करते हैं, जो व्यक्ति ये समझता है कि घटिया से घटिया सरकार से अच्छा कॉर्पोरेट अच्छा है, उसे कॉर्पोरेट कल्चर का या तो ज्ञान नहीं है या वो झूठ बोल रहा है। क्यों? हर कॉर्पोरेशन का पहला उद्देश्य होता है हर क्वार्टर पे अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफा, और वो उनकी पहली प्रायोरिटी है। इसके हमारे पास कितने उदाहरण हैं। हमने कुछ हफ्ते पहले ट्विटर के संदर्भ में बात की थी इलॉन मस्क की। अमेजॉन को देखिए, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है, अमेजॉन की इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई। वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी बुरी तरह ट्रीट करते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ मतलब टॉयलेट जाने के लिए भी बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी इंटरनल रिपोर्ट कह रही थी कि अमेरिका में लोग खत्म हो रहे हैं हमें हायर करने के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर इतना ज़्यादा है अमेजॉन के वेयर हाउस। आप घूम फिर के अमेरिका पे फिर चले गए। मैं आपको बता रहा हूँ कॉर्पोरेट कल्चर, ये कॉर्पोरेट यहीं आ रहा है ना। इनको वीज़ा नहीं मिला अमेरिका से शायद। नहीं, सॉरी, थोड़ा हल्का भी होना चाहिए। ये मेरी प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज सीरियस। बट हिंदुस्तान में भी कॉर्पोरेट यही करते हैं, ये उनकी फितरत है। भारत सरकार जब फ्रीबीज की बात कर रही है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आपने जो बात की काली इकोनॉमी, चुनाव में चलने वाली, चाहे वो टीवी देने की हो, रेडियो देने की हो, शराब बांटने की हो, पैसे की हो, वो अलग है। दूसरा, जिन फ्रीबीज के प्रधानमंत्री मजाक उड़ा रहे हैं वो उन्होंने खुद भी दी, जैसा सबने कहा। लेकिन खाना, शिक्षा और ये मॉडर्न समाज में डेमोक्रेसी में, और ऊपर से जब आपकी जनसंख्या का इतना बड़ा पोर्शन अपने को संभाल नहीं सकता, भाई आप फिर वही दोगली बात आ गई ना। आप चाहते हैं सब एंटरप्रेन्योर बने, सब पढ़ें, लेकिन जब किसी पे खाने को नहीं होगा तो ये सारी बातें कहाँ से आएंगी? सरकार का मिनिमम काम डेमोक्रेसी में केवल इतना होना चाहिए कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, उन्हें जीने लायक समय दे। न्याय तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। न्याय तो छोड़ दीजिए, आप खाना दे दीजिए, पानी दे दीजिए, बाकी लोग अपने आप को कर लेंगे। हिंदुस्तान में तो लोग उसी पे वोट दे देते हैं। एक छोटी सी एनेक्डोटल बात है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी शताब्दी में, मैं ट्रेवल करता हूँ, आप ट्रेवल कीजिए, तो शताब्दी में आपको डिनर देते हैं। उसके बाद जब आप उतर रहे होते हैं, आप दरवाजे के पास चले जाइए जब शताब्दी खत्म हो रही है, ठीक है, लास्ट स्टेशन में कुछ उसमें लड़के चढ़ जाते हैं, स्टेशन में पहले लटक जाते हैं, और वो ये गुजारिश करते हैं उन लोगों से जो अटेंडेंट्स हैं, प्लीज़ जूठे खाने को फेंकना मत। राइट। और ऐसा हमने कई प्रोग्राम्स कवर करते हुए देखा। अन्ना मूवमेंट के टाइम पे जब हम खाना फेंक देते थे, ऑफिस से फ़ोन आता था कि लाइव के लिए जाना है, तो वो खाना उठा के नीचे लोग खाते हैं। तो हमको ये भी देखनी चाहिए हम किस तरह की रियलिटी में जी रहे हैं, एक छोटी सी और बात, इसको ठीक करने का तरीका क्या है। रितेश ने जो बात कही थी वो मैं उस समय भूल गया, अंडे वाली बात। विटामिन B12 भारत में मैल न्यूट्रिशन और एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम भारत की जनसंख्या में बहुत है, क्योंकि हमारा पारंपरिक आहार अधिकतर शाकाहारी है। विटामिन B12 के वेजिटेरियन सोर्स हैं, लेकिन वो जितना चाहिए उसके लिए, जैसे दही है, ऐसा बहुत ज़्यादा लेना खाना पड़ेगा आपको, और फिर वो महंगा पड़ता है। नॉन वेज का नेचुरल सोर्स, मतलब B12 का नेचुरल सोर्स नॉन वेज ही है, कोई वेजिटेरियन इस तरह का सोर्स नहीं होता। ठीक बात। जिस इसमें मध्य प्रदेश शामिल था, उस समय छत्तीसगढ़ शामिल था, गुजरात शामिल था, सबने अंडे बंद कर दिए। मैल न्यूट्रिशन और कुपोषण के सबसे ज्यादा शिकार ये इंडेक्स पे आ गए के बावजूद भी नहीं आते, और यही कारण है। ठीक बात। ज़किया, आपसे एकदम आखिरी में एक सवाल और फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया में जाएंगे। बतौर अधिवक्ता, वकील, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रीबीज को लेकर जिस प्ली को एंटरटेन कर रही है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और उसने ऑब्जर्वेशन भी अपनी दी है, और 21 अगस्त को उस पर आगे से कार्रवाई है, क्या ऐसे किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट की कोई भूमिका बनती है, जो कि पीपल्स मैंडेट से बनी कोई सरकार पार्लियामेंट या असेंबली में कोई निर्णय करती है
कि भाई हम अपनी जनता को ये देंगे, ये हमारा चुनावी वो है, और ये इस तरह से फ्रीबीज आप उसको कहें कि सुविधाएं देंगे, सब्सिडी देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, कुछ भी है। इसमें कोर्ट की क्या भूमिका बनती है? आपको लगता है कि ये एक तरह की ओवरस्टेपिंग है कोर्ट की तरफ से इस तरह के मामलों में, जहां पर विशुद्ध रूप से केवल और केवल लेजिस्लेचर की भूमिका होनी चाहिए? अतुल, मेरे हिसाब से कोर्ट को इस पिटीशन को एडमिट ही नहीं करना चाहिए था, और जब अब एडमिट ही हो चुकी है तो मुझे लग रहा है कि एक आध सुनवाई करके उसको खारिज करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट की भूमिका नहीं बनती है। ये लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र में नागरिक को अधिकार है कि वो सरकार को चुने, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नागरिक की जो जरूरतें हैं उनको वो फुलफिल करे। और यही बात कुल मिला के हमारा संविधान कहता है, और इसी तरह के सिद्धांतों और मूल्यों पे आधारित हमारा एक प्रजासत्ताक लोकतंत्र है। सो मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल कोर्ट के लिए कोई भूमिका नहीं बनती है। कोर्ट के सामने बहुत सारे और भी प्रेसिंग मामले हैं जहां कोर्ट को देखना चाहिए। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की और सरकार की बात करें तो कोर्ट को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है, जिसके चलते हमारी डेमोक्रेसी पूरी तरह से डाइल्यूट हो रही है। एक तरह से मजाक हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी का। वो और उसके तरह के और बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जिनको कोर्ट को देखना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। ठीक बात। हम चर्चा के एकदम आखिरी चरण में है। रिकमेंडेशन की प्रक्रिया सबसे पहले पूरी करेंगे। सबसे पहले मैं शार्दुल चाहूँगा कि आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें। मेरे 3 रिकमेंडेशन हैं। पहला, हमारी सहयोगी तस्नीम ने इस बिल्किस बानो प्रकरण पर ही एक बात जो हम ज़्यादा नहीं कर पाए, वो कि कानून में क्या दांव पेच रहे और ये निर्णय में कहाँ गड़बड़ी है, तो उन्होंने सारांश किया था, हिंदी में एक्सप्लेनर करते हैं वो। दूसरा, बसंत ने बाबा रामदेव पर अच्छे से लंबी रिपोर्टिंग की है, तो उनके 2 भाग, जब तक आपके पास ये पॉडकास्ट पहुंचेगी तो 2 भाग प्रकाशित हो चुके होंगे, तीसरा अगले हफ्ते होगा, उसे ज़रूर पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और वो फ्री भी रिपोर्टिंग नहीं है, वो सेना प्रोजेक्ट है जो यहाँ के सुनने वाले क्या कहते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं अलग से उसमें सपोर्ट किया है, उनको धन्यवाद। लेकिन वो सबको पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए कि बिजनेस टाइकून बनने के कई तरीके हैं। बाबा रामदेव की आप कितनी नफरत करें ये तो मानना पड़ेगा, उन्होंने नए तरीके से पैसा बनाया, नहीं तो पारंपरिक ये बना रहता है। तीसरा मेरा रिकमेंडेशन है, पिछले हफ्ते जॉन ऑलिवर का लास्ट वीक टुनाइट आता है, उन्होंने अफगानिस्तान पर किया। और अफगानिस्तान में इस समय ऐसी हालत है जो पहले कभी नहीं थी, और लोग तालिबान को दोष देते हैं, लेकिन वहाँ बहुत विडंबना की स्थिति बनी हुई है। 11 लाख लोग भूख से मर सकते हैं, बच्चे। जी, वो जब देखिए। ठीक बात। हृदय, आपका रिकमेंडेशन? मैं तो हमेशा बिल्कुल सबसे बोरिंग और सबसे बहुत पुरानी किताबें लेके आता हूँ। नया मैं क्योंकि जब आपने कहा मुझसे तो मैंने एक बार फिर से देखना शुरू किया, तो मैं 2 किताबें लाया हूँ अपने साथ, और वो बताना भी चाहता हूँ। जो लोग ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को नहीं समझते और उसको कैसे तैयार किया जाना है, उन्हें जॉर्ड्रेस की ये 2 किताबें हैं। सेंस एंड सॉलिडेरिटी जो उनके एसेस का कलेक्शन है जी, और ये पिछले 20 साल का आपको ओवरव्यू देते हैं इंडियन सोसाइटी के, जब से राइट बेस जो अभी बात करी थी इकोनॉमी की हम बात करते हैं। दूसरी किताब है जो अमर्त्य सेन के साथ उन्होंने लिखी है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अनसर्टेन ग्लोरी। वो ये बताती है कि जब आप इनपुट डालते हैं, जब आप पैसा खर्च करते हैं, तो उसके डिविडेंड्स भी आपको मिलते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो सब्सिडीज़, कौन सी सब्सिडीज़ के खतरे हैं, मतलब ये समझिए, उसको आपको दूसरा पक्ष भी दिखाते हैं, जैसे पावर सेक्टर को लेके। और कई सारी जगह सब्सिडीज़ ऐसी होती हैं जो सब्सिडीज़ मैथमेटिकल मिसकैलकुलेशन है। जैसे आप कहते हो कि हम 1,20,000 करोड़ का हमने फूड सिक्योरिटी बिल लाया, लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा जो है वो FCI की स्टोरेज का और FCI के भंडारण के उस पर खर्च होने वाला है। तो वो सिर्फ ये नहीं है कि वो 1,20,000 करोड़ गरीबों की जेब में पेट में ही जा रहा है, सरकार के एक हाथ से दूसरे हाथ पे आ गया। हाँ, मतलब उसके खर्च जो है ना, उसको भी इस तरह से डिस्प्ले किया जाता है कि वो गरीब आदमी ही उसका क्या है, अगर आपको तो कहीं ना कहीं तो अनाज को रखना पड़ेगा। और ऐसे हमने बहुत पहले मैंने NDTV पे कार्यक्रम किया था आधे घंटे का, उसमें दिखा था FCI इतना भंडारण ही क्यों कर रही है जो कि आपके साल भर के बफर से भी ज्यादा है। वो अनाज सड़ता है, उसे जानवर खा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है वो भूखा है। तो ये इस ओवरव्यू को
अगर धैर्य के साथ समझना है। ठीक बात। ज़किया, आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते? हाँ, जी अतुल, एनएल चर्चा के श्रोताओं से मेरी गुजारिश है कि जब भी वो वक्त निकाल पाए 3 फिल्में मैं रेकमेंड करती हूँ। अगर आप देखेंगे तो आप खुद ही मतलब समझेंगे जिन चीजों के बारे में हमने यहाँ बात की। एक तो फिराक बोल के एक फिल्म है, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले दुनिया भर में, लेकिन शायद भारत में उसको इतना उसका नहीं नाम हुआ। नंदिता दास की बनाई हुई पिक्चर है फिराक, वो जरूर देखें। एक और पिक्चर है परजानिया। ये दोनों पिक्चरें गुजरात की घटनाओं पे हैं, तो और दिल को छूने वाली पिक्चरें हैं। और हो सके तो तीसरी, जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोग तो जानते ही हैं, गरम हवा। हाँ, सो तो हमारा देश जिस दौर से आज गुजर रहा है उस पे और एक वो भी बिल्कुल ही दिल को छू जाने वाली पिक्चर है। तो हो सके तो ये 3 पिक्चर जरूर देखें। ठीक बात। आपने गरम हवा का जिक्र किया। गरम हवा तो खैर क्लासिक ही भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद बताएं अगर मुझे याद तो मैं 30 सेकंड में जो इन्होंने बड़ी अच्छी याद मुझे दिलाई अफगानिस्तान की बात करके। जब अफगानिस्तान में तालिबान पिछले साल आया था तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, क्योंकि मैं क्लाइमेट चेंज कवर करता हूँ, कि क्लाइमेट चेंज की जो लड़ाई है वो तालिबान के आने के बाद, क्योंकि बड़े 20 साल तक वहाँ कोई ऐसे लोग जो बच्चे पैदा हुए वो उन्होंने तालिबान का ही दौर देखा था। अब एक जनरेशन तैयार हो रही थी जो क्लाइमेट चेंज को रिपोर्ट कर रही थी बहुत ही कम रिसोर्सेज में। कुछ वहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जा रहे थे। उसका सबसे बड़ा असर लड़कियों और महिलाओं पे पड़ने वाला है। और ये मैंने लिखा था एक आर्टिकल, कभी मेरे नाम से सर्च करने पे मिलेगा, पिछले साल लिखा था जब ये हो रहा था, क्योंकि किसी ने इसको इग्नोर किया था। तो कैसे क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो महिलाओं को और बच्चियों को, खासतौर से बच्चों तो है ही सब, उनको असर डालता है। सबसे बड़ा ब्रंट वही झेल रही है। और वहाँ पर जिस तरह की सोसाइटी है, डॉक्टर को बता नहीं सकती महिला, जो उसको अपने पति को भेजना पड़ता है, पति को डॉक्टर बताता है, फिर पति आके उसका इलाज करता है। तो मैंने जो रिकमेंडेशन दिया उसमें एक छोटी सी चीज़, उसमें एक डॉक्टर बोल रहा है कि हमारे अस्पताल का बजट 0 है, कोई बजट नहीं है। आप सोचिए अस्पताल 0 बजट पे कैसे चलेगा। तो जब आप B12 की बात कर रहे थे तो साफ पानी कई जगह नहीं है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम कुछ बोलते हैं तो अमेरिका ने अफगानिस्तान का ही पैसा रख लिया, हम तो नहीं देते। तालिबान, अरे तुमने तालिबान को अफगानिस्तान दे दिया, लेकिन $7 बिलियन अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक बात। तो इतने खूबसूरत रिकमेंडेशन के बाद $7 बिलियन जब इन्होंने कहा, सॉरी, तो मैं आपको एक आंकड़ा उसके लिए दे दूं, परिप्रेक्ष्य देने के लिए दे दूं, कि दुनिया की जो तेल कंपनियां हैं, अभी गार्डियन ने खबर छापी है, उन्होंने पिछले 1970 के बाद से $53 ट्रिलियन, 7 बिलियन जो कहा तो 700 करोड़, 52 ट्रिलियन का मतलब होता है 52 लाख करोड़ डॉलर का प्रॉफिट कमाया है। वो उनका वो टोटल खर्चा काट के प्रॉफिट, केवल मुनाफा। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत शानदार कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया कि लोगों को समझ में आया कि मसला क्या है। मेरा बहुत छोटे छोटे 2 रिकमेंडेशन है। बिल्किस बानो से जुड़ा मसला है। बिल्किस के रिहाई के आरोपियों की जो रिहाई है दोषियों की, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों ने बहुत शानदार एडिटोरियल लिखे इस पर। इन दोनों एडिटोरियल्स को पढ़ा जाना चाहिए। जिन भी लोगों को लगता है कि जिनका लोकतंत्र में भरोसा है, जिनका संविधान में भरोसा है, जिनको न्याय में भरोसा चाहिए, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए। खासकर वो लोग जो कि पॉलिसी मेकर हैं, लॉ मेकर्स हैं इस देश के, वो क्या कर रहे हैं। केवल यहाँ पर ये कह देना कि ये न्याय के साथ अन्याय है, इतना ही बात नहीं है। ये दरअसल जो हुआ है वो न्याय की हत्या जैसा है। तो ये, और इसके अलावा एक और छोटा सा एक ऑपेड है, मैं हमेशा आजकल कर देता हूँ। फिर से प्रताप भानु मेहता ने एक बढ़िया ऑपेड लिखा है आज बिल्किस बानो के जानिब से, कि ये पूरा जो मसला है क्या है, और उसमें जो हिंदुत्व की पूरी पॉलिटिक्स है, कैसे आप उसमें पूरे एक सच्चाई को नज़रअंदाज करके ही एक पूरा नैरेटिव गढ़ रहे हैं, और उसके खतरे क्या हैं। तो ये मेरे रिकमेंडेशन है इस हफ्ते चर्चा में। बस इतना ही। चर्चा में शामिल होने के लिए अहमदाबाद से ज़किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शार्दुल और हृदय, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।